चले, आप लोग के पास एक पोल आया होगा। देखिए क्वेश्चन है कि BIS 1990 के हिसाब से कौन खुली पानी की टांकी को कितने टाइम में उसको इंस्पेक्शन करना चाहिए? 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना या 48 महीना? ये शो नहीं हो रहा, शायद हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है सर। पोलिंग में जाइए आप वाले ऑप्शन। मुझे पोलिंग में जाना पड़ेगा, मेरे को दिखाई नहीं देगा कहीं। फर्स्ट में दिखाई देता, अगर वहां पे क्लिक नहीं होता तो ठीक है। और जिन लोगों को जरूरत नहीं हो माइक बंद रखे, जब आपको पूछना उस समय माइक चालू कीजिएगा तो हम लोग के लिए आसानी होगा, नहीं तो बहुत डिस्टरबेंस वाले बहुत सारे आवाज आते हैं। अभी भी बहुत लोगों ने 16 लोगों ने आंसर दिया ही नहीं है। हम लोग 38 लोग हैं, 38 में से 16 लोग, अभी 12 लोगों का आंसर बाकी है। अभी भी 11 लोगों ने आंसर नहीं दिया है। आपको जो भी आंसर आ रहा है वो उसके हिसाब से आप आंसर कीजिए। अब अभी भी 8 लोग हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। सिक्स लोग अभी भी बाकी हैं। चले, 4 लोगों का और अभी आंसर आना बाकी है। पोल को क्लोज करें भावेश जी। ओके भावेश जी जी आंसर बताइए इसका। सिक्स मंथ। तो 26 लोगों ने सही आंसर दिया था। मीन्स 74% लोगों को मालूम है कि इसका आंसर सही है। 17% लोगों ने आंसर गलत दिया था। सेम क्वेश्चन लास्ट टाइम जो राजस्थान उसके अंदर आया था। इसीलिए सर ये क्वेश्चन हम लोगों ने रखा था। चले अभी आगे बढ़ते हैं। विनोद जी वीडियो से शुरू करूं? जी। वीडियो आप लोगों को दिखाई दे रहा है? कोई एक आदमी मुझे बोल दे तो फिर मैं शुरू करूंगा वीडियो। दिख रहा है सर? दिखाई दे रहा है। विनोद जी अगर कुछ आपको रोकने के लिए बोलना होगा तो मुझे बोलिएगा। प्लीज जिनका माइक चालू है बंद रखिए। आप अपनी तरफ से माइक सबका बंद कर। मैं कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो को रोका है बीच में।
क्योंकि बाइक से ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है ना फिर। नहीं नहीं, इसीलिए मैं रोक रहा हूँ। नहीं, क्यों नहीं समझ में आता सब। महेंद्र गुज्जर जी, आपका माइक चालू था। एक ओपी मीना जी हैं, उनका भी माइक चालू था। क्लोज कर दो सब। ओपी मीना जी, कुछ क्वेश्चन है आपका? आप हाथ खड़ा कर रहे थे। करना है सर, कंटिन्यू चलिए। हो सकता है मैं थोड़ा बिजी हो जाऊं क्योंकि मैं साइड में आया हूँ। महेंद्र गज्जर जी, आप माइक बंद रखिए, अगर नहीं कुछ पूछना है तो प्लीज। कुछ बैक ले लीजिए सर, और फ्रंट दिखना चाहिए। प्लीज, किनका माइक ऐसे चालू है? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? नहीं समझना है तो हम लोग क्यों कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं। आप लोग को इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि माइक बंद रखना होता है? गजब हाल है भाई साहब आप। प्लीज कीप योर माइक साइलेंट, अदरवाइज आई विल रिमूव फ्रॉम यू। नहीं, मुझे अभी वही करना पड़ेगा। दे आर नॉट रेडी टू लिसन। महेंद्र गज्जर जी, आप नहीं सुन सकते हैं? कर दो सर, कर दो, सबका कर दो, नोटिस। मैं बंद कर रहा हूँ, बार बार चालू कर रहे हैं, फिर क्या कर सकता हूँ? परमानेंटली आपसे यहाँ से बंद नहीं होता क्या? नहीं होता है। मैं, मेरे पास ऑप्शन है, सीधा निकाल दूंगा। देखिए, फिर से वही महेंद्र गज्जर जी का है। अरे महेंद्र साहब, क्या हो गया है? आप डिस्टर्ब करने आए हैं क्या? हम लोग कुछ आप लोग के लिए कर रहे हैं और आप लोग हमें ही उल्टा किए जा रहे हैं। सही नहीं है, प्लीज। विनोद जी, आप बोलते भी जाएं साथ साथ में। हाँ, मैं बोलता जाऊँ सर, स्टेप बाय स्टेप आप कंटिन्यू। जो है कुछ सेकंडों के लिए रनिंग यहाँ रोक दीजिए बस, जस्ट थोड़ा सा बैक लीजिए सर, और फ्रंटली जो है एक बार यहाँ से हाँ, यहाँ से। चले सर। तो गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम बात करेंगे फायर पंप हाउस के बारे में। उसका जो है केयर एंड मेंटेनेंस के हमने पहले ही पोस्ट अपडेट किया था। तो अभी जो आपको शो हो रहा है, फर्स्टली डीजल टैंक, ठीक है। जो हमारा इमरजेंसी पंप होता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब लाइट का कट ऑफ होता है हमारी साइट पे, बिल्डिंग में या कहीं भी जहाँ पे पंप इंस्टॉल किया हुआ होता है, तो इमरजेंसी जो पंप होता है वो हमें इमरजेंसी में सप्लाई देता है, वाटर की आपूर्ति करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक जो है हमारी कट होने के बाद मेन पंप जोकी वगैरह जो सारे जो इलेक्ट्रिकल पंप है वो ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद हमें जो सप्लाई देता है, आपूर्ति देता है, वो हमारा डीजल फायर इंजन होता है, जिसके लिए सामने आपका फ्रंट में जो शो हो रहा है वो अपना डीजल टैंक है। उससे आगे हम चलते हैं पंप हाउस के अंदर। अभी फ्रंट में आपको जो शो हो रहा है रेड कलर का एक हाइट पे एयर विशल टैंक जिस पे लिखा हुआ है, तो जब हमारा जो पंप है वो पानी को सेक्शन करता है, तो उस एक्टिविटी के दौरान ज्यादातर यही होता है कि हमारा जो पंप है वो पानी के साथ कुछ एयर को कनेक्ट करता है साथ में, और उस एयर को जब अंदर लाइन में हमारी एयर रहेगी तो उस टाइम क्या होता है, प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं होगा। लाइन का प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो हमारा जो पंप है वो बार बार जो है चलेगा, बंद होगा ऑटो में हम जब रखते हैं पंप का। तो उसके लिए एयर विशल टैंक यूज किया जाता है, ताकि एयर जो हमारी लाइन की एयर है वो वहां से निकल जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है एयर विशल का, वो हमारा टेरिस पे होता है। टेरिस की जो सभी लाइनों पे एयर विशल टैंक लगाया जाता है, ताकि बची खुची जो एयर है नीचे, अगर हमारी एयर पंप हाउस में कुछ बच गई जो लाइन में अपर चली गई, या फिर हमने लाइन ड्रेन किया या कुछ भी मोमेंट हुआ, तो बाकी की जो एयर होती है वो हमारी एयर विशल टैंक जो टेरिस पे होता है, सेम राइजर लाइन पे, स्प्रिंकलर लाइन पे, तो वहां से रिलीज हो जाती है बरोबर प्रेशर मेंटेन करने के लिए।
थोड़ा सा पीछे लीजिए, हाँ आगे आगे लीजिए, बस यहाँ पे रोक दीजिए, रोक दीजिए। रुकता नहीं है क्या सर? नहीं रुकेगा ना सर। तो थोड़ा इससे थोड़ा सा बैक, जहाँ पे उस साइड थोड़ा वर्ड, हाँ यहाँ पे रोक दीजिए। नहीं आगे आगे। जी बोलिए बोलिए विनोद जी बोलिए। थोड़ा सा सर उस साइड, हाँ थोड़ा सा आगे जाने के बाद रोक दीजिए, हाँ थोड़ा यहाँ रोक दीजिए, जी रोक दो। तो जो सामने आपको लाइन जो शो हो रही है, सामने एक बड़ी सी लाइन शो हो रही है जिसपे आपको हल्का सा लिखा हुआ महसूस हो रहा है, दिख रहा है सेक्शन हेडर। तो जो हमारा वाटर टैंक होता है मेन फायर हाउस में, हमारा जो लेवल है ग्राउंड लेवल का, जो अगर कहीं भी है ग्राउंड लेवल पे है या अंदर जो बेसमेंट है, तो पंप हाउस लेवल का वाटर टैंक जो बना होता है साइड में या फिर अंडरग्राउंड, जैसे भी जिस भी कंडीशन में, तो उसका जो सबसे पहले वो पानी आता है वो सेक्शन हेडर में आता है। बीच में हमारे जितने भी कनेक्शन दिए होंगे, हमने 2 कनेक्शन, एक स्प्रिंकलर लाइन के लिए, उस लाइन के लिए, या 2 या 3 हमारे कनेक्शन बीच में रहते हैं। तो किसी भी कंडीशन में हमारा अगर किसी भी पंप का मेंटेनेंस वगैरह करना है तो या कुछ और कंडीशन होगी हमारी, लीकेज वगैरह या कुछ भी मोमेंट होता है, तो हम वहां से इसका गेटवे वाल्व बंद कर सकते हैं ताकि पंप और सेक्शन हेडर का कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले जो हमारा टैंक से, फायर वाटर टैंक से पानी आता है सेक्शन हेडर में। सेक्शन हेडर से जो पानी है वो पंप है वो फेंकता है हमारा डिस्चार्ज हेडर में। दोनों सेम साइज की जो है हमारा पाइप लगा होता है। पहले सेक्शन हेडर में पंप हाउस से पानी आता है, उसके बाद हमारा जो पंप है वो पानी सप्लाई देता है डिस्चार्ज हेडर में। डिस्चार्ज हेडर से जितनी भी हमारी लाइन जितने भी हमारी डिवाइड होती है, आउटर एरिया की हाइडेंट लाइन मान लीजिए, आउटर लाइन मान लीजिए, स्प्रिंकलर लाइन मान लीजिए, या फिर हमारी राइजर लाइन मान लीजिए, या उससे कोई भी आपका ड्रेंचर सिस्टम, किसी भी प्रकार की लाइन आप मान सकते हैं जो उस इंस्टॉलेशन के अंदर है, फिक्स फायर इंस्टॉलेशन के अंदर जितनी भी टाइप की हमारी फायर फाइटिंग की लाइनें जो डाली हुई है, वो लाइनें यहाँ से डिवाइड हो जाएगी आपकी डिस्चार्ज हेडर से। डिस्चार्ज हेडर से लाइनें डिवाइड होके वहां से अपने अपने जिस भी हिसाब से आउटर एरिया की, राइजर की, स्प्रिंकलर की डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे सेक्शन हेडर से डिस्चार्ज हेडर तक की जो प्रक्रिया वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपको सेक्शन हेडर शो हो रहा है उसके ऊपर गेटवे वाल्व शो हो रही है, तो वहां से जो पानी है वो पंप तक आता है। तो पंप तक पानी आने के बीच में हमारा एक स्ट्रेनर लगा होता है। स्ट्रेनर लगा होता है जैसे आप मान सकते हैं एक तिरछा, जिसको हम देसी भाषा में आडा भी बोल सकते हैं। आडा या तिरछा एक जो है जालीदार लोहे का जालीदार एक गोलाकार लगा होता है पाइप की तरह ही, वो उसके अंदर लगा होता है स्ट्रेनर जिसको बोलते हैं। स्ट्रेनर के अंदर तो हमारा जो भी पानी जो हम फिक्सन करता है हमारा, उसके अंदर क्या होता है, शुरुआती तौर पे मान लीजिए या कहीं भी ऐसा होता रहता है कि पंप में जो है छोटे छोटे कंक्रीट है वो ऊपर से साइड से या कलर वगैरह के, पुट्टी वगैरह के, वो क्या है उतरता रहता है। तो जो है वो के अंदर ही आता है, या फिर हमारी म्युनिसिपल से सप्लाई आ रही है तो उसमें भी हल्के मिट्टी के कण वगैरह है जो आते रहते हैं। तो उस मोमेंट में जो हमारा स्ट्रेनर होता है वो आगे जो है कचरा आता है या इस प्रकार का कोई भी मोमेंट होता है, उसके अंदर बड़ा कचरा है या कुछ मिट्टी के बड़े मिट्टी के कण है, तो उनको वो रोकता है, जो हम समय समय पर उसको क्लीनिंग देते हैं। उसके बाद होता है हमारा वाइब्रेट कंट्रोलर। बड़ा हुआ क्या? हाँ हल्का सा बड़ा हो सर, शायद अगर वाइब्रेटर की तरफ अगर है तो शो हो जाता, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट है उन्होंने शायद पंप हाउस का विजिट नहीं किया होगा, नहीं देखा होगा, या फिर देखा होगा तो छोटा मोटा अलग अलग सिस्टम होता है ये, और काफी सारी बिल्डिंगों में लोकल सिस्टम लगा होता है। यहाँ एक बार यहाँ पे रोक दीजिए आप, नहीं थोड़ा सा आगे बोलते हैं ना, एक सेकंड पीछे लीजिए थोड़ा सा। क्या भावेश जी बोल रहे थे आप कुछ? मैं संदीप ने कुछ पूछा था शायद। जी 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 सर, ये रबर वालों बोलते हैं ना इसको, वाइब्रेटर कंट्रोलर को।
सर ASL के बारे में दोबारा बता दीजिए। ये कौन से वाला अभी अगर बीच में बताएंगे तो वही मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा किसी को जो समझ रहा है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल वीडियो दोबारा चला के आपको दिखा देंगे, जो सेम और क्वेश्चन का रिप्लाई हो जाएगा। पहले एक बार पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा, उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर दिया जाएगा। एक्सप्लेन के बाद आपको मौका दिया जाएगा। बीच में अगर आप माइक ऑन करोगे तो ना तो आपका समझ में आएगा, कोई दूसरा बोलेगा बीच में तो मिसकंडक्टिंग हो जाएगा। तो आप कंटिन्यू रहिए, बिल्कुल आपको सेटिस्फाई करेंगे। थोड़ा सा पीछे लीजिए बाबू। नहीं, थोड़ा सा पीछे, जहाँ से लाइनें शो हो रही थी। ये तो आगे का टॉपिक आ गया। हाँ, ऊपर 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 लाइनें जहाँ पे डिवाइड हो रही थी। यहाँ पे रोक दीजिए जी। यहाँ से देख सकते हैं, अभी आपको सामने फ्रंट में शो हो रहा है, लाइनें डिवाइड हो रही है। जो आपको बिल्कुल डाउन में जो नजर आ रहा है, बड़ी सी पाइप आप जिसको मान सकते हैं, वो डिस्चार्ज हेडर है। ठीक है, तो डिस्चार्ज हेडर इसको बोलते हैं। डिस्चार्ज हेडर से जो लाइनें आपकी डिवाइड हो रही है, फर्स्ट लाइन जैसे आउटर लाइन की होगी, आपकी हार्डेंट लाइन की होगी, सेकंड लाइन है वो आपकी स्प्रिंकलर लाइन या फिर राइजर लाइन होगी। किसी भी प्रकार की जो लाइनें यहाँ से डिवाइड होती है, फर्स्ट सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट, उसमें कुछ मोमेंट होता है, बीच में एक एनआर भी लगी होती है, वो तब बताते हैं आपको। तो यहाँ से लाइनें डिवाइड हो जाती है। डिस्चार्ज हेडर आपको जो नीचे में हमने दिखाया वो सेक्शन हेडर था, ये यहाँ से डिस्चार्ज हेडर होता है, जहाँ से फाइनल जो है लाइनें अपने कार्य प्रणाली के अकॉर्डिंग यहाँ से जो है डिवाइडिंग होती है। अभी आपको दो फ्रंट में बड़ी लाइनें शो हो रही है, उसके आगे एक छोटी सी लाइन शो हो रही है जिसपे बटरफ्लाई वाल शो हो रहा है। दोनों जो लाइनें हैं उसके आगे एक बिल्कुल छोटी सी लाइन, जो उससे आगे वाला नीचे है ना सर, बिल्कुल डाउन में, जो वापस पंप हाउस की तरफ जा रही है। ऊपर जो आपको पीछे बड़ा सा होल दिख रहा है, उसके ऊपर से एक लाइन वापस रिटर्न जा रही है। इन दो बड़ी लाइनों के आगे एक छोटी सी हल्का सा बटरफ्लाई वाल का हैंडल है, वो है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो होती है लाइन हमारी, ये होती है रिसर्कुलेशन लाइन। ठीक है, डेली बेस पे हमें पंप टेस्टिंग लेना होता है, सभी को पता होता है। हर शिफ्ट में हम 5 मिनट 10 मिनट जितना भी हमें चलाना है हम चलाते हैं पंप को। तो पंप को जो है मतलब पंप को रिसर्कुलेशन करने के लिए ये लाइन रिसर्कुलेशन लाइन डाली हुई है, और हम इसको पंप को टेस्ट करते हैं, हमारा जनरली डेली वर्किंग है कि नहीं है, चलने योग्य है ही कि नहीं है, पानी उठा रहा है या नहीं उठा रहा। उसके बाद हमारा जो डीजल इंजन होता है, फायर डीजल इंजन, उसको हम सेल्फ स्टार्ट करके देखते हैं, उसको ऑटो में भी चला के देखते हैं, बिल्कुल बराबर पानी उठा रहा है कि नहीं आ रहा, कितना लोड ले रहा है, किस हिसाब से। तो ये जो हमारी होती है रिसर्कुलेशन लाइन इसलिए डाली होती है ताकि हमारा पानी वेस्ट ना जाए। हमें टेस्टिंग लेनी है पंपों की डेली बेस पे। अगर हम टेस्टिंग लेते हैं तो क्या होता है, बाहर बहुत सा पानी हमारा वेस्ट होता है। मान लीजिए डेली अगर 3 शिफ्टों में फायरमैन टेस्टिंग ले रहे हैं, 10-10 मिनट 5-5 मिनट भी आपका मान के चलिए, तो 5 पंप हो गया हमारे 25 मिनट का हो गया। तो काफी सारा जो हमारा वेस्ट वाटर ना जाए, इसलिए यहाँ पे जो ये रिसर्कुलेशन लाइन का मतलब होता है टैंक टू पंप, पंप टू टैंक, टैंक टू पंप, पंप टू टैंक। जो वाटर है वो रिसाइकिल होता रहता है, घूमता रहता है एक प्रकार से। उससे थोड़ा सा आगे चलिए। हाँ, रोक दीजिए। हाँ, रोक दीजिए। अभी आगे आप, हाँ अभी नेक्स्ट में अभी आपको शो हो रहा है सामने, रुक नहीं रहा सर, रुक गया? जी बिल्कुल। अभी जो मैंने यहाँ पे आपको रिसर्कुलेशन वाला बताया, उसके आगे आप चलिए, उसके आगे भी एक लाइन आपकी डिवाइड होती हुई नजर आ रही है। ऊपर की तरफ एक लाइन जा रही है, वो है स्प्रिंकलर लाइन। ठीक है, स्प्रिंकलर लाइन को अलग से रखा जाता है, कुछ कारण होते हैं उसके, वो आपको बताएंगे। तो ये जो डिस्चार्ज हेडर जा रहा है, डिस्चार्ज हेडर, पूरे डिस्चार्ज हेडर के अंदर 2 लाइनें यहाँ से जो हमारी है ऊपर डिवाइड होगी,
आउटर एरिया बिल्डिंग की और राइजर लाइन है अंदर की, उसके आगे जो स्प्रिंकलर लाइन है वो नेक्स्ट में शो हो रही है अलग से लास्ट में, ठीक है। ये वाली, और उसके बीच में एनआरवी लगी होती है। हाँ, एनआरवी का जो यहाँ पे एनआरवी का जो रोल होता है, वो रोल यहाँ पे है कि जैसे ही हमारा इधर का जो पानी है, मान लीजिए हमारे इस लाइन पे 5 पंप कार्य करते हैं। स्प्रिंकलर का मेन पंप हो गया, जोकी उसका असिस्टेंट जोकी हो गया, डीजल फायर इंजन हो गया, उसके बाद हमारा मेन फायर पंप जो हाइड्रेंट है राइजर लाइन के लिए हो गया, और जोकी हो गया। यानी टोटल हमारे जो है 5 पंप अपनी कार्य प्रणाली करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एनआरबी, यहाँ पे एनआरबी का रोल ये है कि इधर जो हमारा 5 पंप है, यानी 5 पंप स्प्रिंकलर लाइन पे काम करेंगे। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी स्प्रिंकलर लाइन मोमेंट करती है तो हमारे 5 पंप काम करेंगे। 5 पंप में से अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि जो है इलेक्ट्रिसिटी हमारी काटी जाएगी। उस दौरान हमारा डीजल फायर इंजन जो है वो वर्किंग करेगा और उस लाइन को सप्लाई देगा, बरोबर, और वो सभी को सप्लाई देगा, उस लाइन को भी सप्लाई देगा। लेकिन कभी ऐसा मोमेंट होता है कि इस साइड का अगर हमारा पंप कोई भी दिक्कत हो जाए, कुछ भी मोमेंट हो गया मान लीजिए, तो अगर हम स्प्रिंकलर पंप चलाते हैं तो स्प्रिंकलर पंप है वो हमारा हाइडेंट या राइजर लाइन को सप्लाई नहीं देगा। तो इसका कारण, मेरे हिसाब से जो कारण है इसका, अपने हिसाब से बताता हूँ कि आपको पता है जो फायर फाइटिंग सिस्टम होता है उसको जो है ज्यादातर जो है मतलब कोई भी हो उसकी तरफ ज्यादातर ध्यान नहीं देते, चाहे वो सरकारी हो, गवर्नमेंट या किसी भी सेक्टर में हो। वो एक मजबूरी होती है, एनओसी लेने के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम लगाते हैं, लेकिन उसके बाद उसका देख रेख है वो इतना पुअर कंडीशन में हो जाता है कि बाद में जो है कोई भी चेंज नहीं होता। कुछ भी अगर खराब हो गया, कुछ भी दिक्कत होगी, तो जैसे यहाँ पे स्प्रिंकलर का अगर अलग से पंप नहीं डाला और हमारा मेन पंप अगर किसी कारण से खराब हो गया, वो रिपेयर नहीं हो रहा है या कुछ और हो गया, तो उसकी जगह क्या करेंगे, स्प्रिंकलर पंप को यूज करेंगे। चलो मेन खराब हो गया तो स्प्रिंकलर पंप हमारा सबसे काम में ले लेते हैं। तो वही वजह होती है कि एक जो है स्प्रिंकलर का अलग से स्पेयर रखते हैं, ताकि स्प्रिंकलर लाइन पे अगर अलग से जरूरत पड़ती है तो उसके लिए वो सप्लाई की आपूर्ति करता है। और बाकी लाइन में अगर हमें जरूरत है तो सारी लाइनें काम करेगी, स्प्रिंकलर में भी सारी लाइनें काम करेगी, इस लाइन में भी सारी काम करेगी। अरुण सर को एक बार बोलिए, थोड़ा सा बताएं। अरुण सर, डीप करना चाहूंगा, ये जो विनोद जी ने बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। स्प्रिंकलर लाइन में एनआरवी देने का पर्पज है कि स्प्रिंकलर लाइन हमेशा चार्ज रहनी चाहिए। हाइडेंट हम जैसे भी खोलते हैं तो प्रेशर लो हो जाता है, पर स्प्रिंकलर लाइन का प्रेशर लो नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है, उसके अंदर जो है पूरे लाइन के अंदर स्प्रिंकलर भरे हुए हैं और छोटे छोटे पाइपों में डिवाइड की हुई है। अगर उसके अंदर एयर ट्रैप हो गई, क्योंकि हर फ्लोर पे उसके ओपनिंग दी हुई है सभी जगह, अगर एयर ट्रैप होगी तो फिर दिक्कत आती है। तो इसलिए स्प्रिंकलर लाइन का हमेशा चार्ज प्रेशर रहना चाहिए। जितना भी आप मेंटेन करते हो, 6, 7, 5 जो भी मेंटेन करते हो, वो एक फिक्स टेम्परेचर, फिक्स प्रेशर उसके अंदर मेंटेन रहना चाहिए। इसलिए इसका एनआरवी दिया हुआ है। सेकंड जो है पावर सप्लाई, जो है हमारे जो फायर पंप्स हैं इसके लिए अल्टरनेट होती है। अगर आप मेन सप्लाई बिल्डिंग की कट भी हो जाए, कट ऑफ हो भी जाए, तो भी हमारे फायर पंप जो है वो चालू कंडीशन में रहेंगे, उनके लिए अल्टरनेट सप्लाई रहती है। उस केस में अगर अल्टरनेट सप्लाई भी फेलियर होती है, जब डीजी के ऊपर बात आती है या कोई बड़ी फायर हो गई है, वो हमारे मेन पंप जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए अपना डीजी चलता है। थर्ड बात आती है हाइडेंट और स्प्रिंकलर अलग क्यों है। उसका एक पर्पज ये है, स्प्रिंकलर का काम अपना अलग होता है क्योंकि वो टूटेगा और वो अपना काम करना शुरू कर देगा। हाइडेंट पे हमें फायर फाइटिंग करनी है, पानी उनका अलग है, हाइडेंट की कैपेसिटी अलग है, उनकी अलग है। तो इसलिए दोनों को साथ में चलाने के लिए दोनों सिस्टम दिए हुए होते हैं, पंप अलग से दिया होता है। एनी क्वेरी हो तो चलो क्वेश्चन में इसमें मैसेज बॉक्स में लिख देना, देखते हैं बाद में। ये आप लोग को एक अच्छी सी बात बताने के लिए मैं थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ। हम लोग के ग्रुप में भी एक नलिन चौधरी करके हैं, वो हम लोग के, मेरे और भावेश जी के बहुत ज़्यादा ही सीनियर है हमारे कॉलेज में। नलिन सर वेलकम, अच्छा लगा कि आप ज्वाइन किए सर। नमस्कार, कैसे हैं सर?
बिल्कुल ठीक है साहब, आप हैं साहब, हम लोग तो बच्चे हैं। जी नहीं जी नहीं, सर। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं आज पूरा दिन ट्रैवलिंग करके आया था, जी जी। बट भूल गया था, इसलिए फिर भावेश जी का मैसेज आया तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, सॉरी। नहीं 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 साहब, आप आ गए कोई बात यही हम नहीं लोग के आप लिए बहुत बड़ी। नहीं नहीं, ऐसा इतना बड़ा नहीं हूँ मैं तो आप अरे साहब, हाँ, मुझे पता है कि आप कितना बड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अरे कोई बात नहीं, आप कैरी ऑन करो। जी जी। मैं अभी बीच में ये जो सब्जेक्ट है अपना बहुत ही वाइल्ड सब्जेक्ट है। बिल्कुल। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरा जो निष्कर्ष आपको बताना चाहता हूँ जी जी। कि हम लोग फायर फाइटिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्शन के बेस पे हम ज़्यादा जाते हैं कि भाई बिल्कुल। ऐसा इसलिए है या ऐसा क्यों है या ऐसा होना चाहिए, समथिंग दैट। और हम्म। बेटर मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग को जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है, जैसे कि अपना हाइड्रेंट सिस्टम जो है वो दो तरीके का होता है, एक यार्ड हाइड्रेंट एंड इंटरनल हाइड्रेंट। तो जी सर। यार्ड हाइड्रेंट है अपना वो IS कोड है 13039, जी सर। 2014 रिवाइज है। और जी। दूसरा इंटरनल हाइड्रेंट है 3844, इंटरनल हाइड्रेंट के लिए। स्प्रिंकलर के लिए अपना 15525 स्टैंडर्ड है। तो जी। ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड, इवन NBC भी कोड है अपना, NFPA भी है। जी उसमें सर। आप लोग अगर विस्तार से जाओगे तो बहुत ही डिटेलिंग में उन लोगों ने समझाया है कि ये चीज़ क्यों देनी चाहिए और क्यों देना है। जी। बिकॉज हम लोग ऑडिट करते हैं या हम लोग हमारे इंडस्ट्रीज में जब हम काम करते हैं तो प्रेडिक्शन के बेस के ऊपर में हमारी कोई बात नहीं सुनता है। जी। तो वो एज पर कौन से रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कौन सा क्लॉज है उसके हिसाब से होता है। ये विनोद जी ने और भावेश जी ने और आप लोगों ने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज कर रहे हो स्प्रेड। सॉरी थोड़ा टाइम की कमी की वजह से, नहीं तो मुझे मेरे पास भी एक तो प्रेजेंटेशन है तो बिल्कुल आप करने थे, लेकिन थोड़ा टाइम की कमी की वजह से साहब, नहीं आप कर पा जब रहा हूँ। चाहें, ये आपका ग्रुप है। आप गुजराती में बोलते हैं ना, बड़ी लोगों के तो हम आशीर्वाद लेना ही चाहते जी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हैं। ऐसा नहीं। ठीक है सर, कुछ बीच में आपको लेकिन कुछ रहे सजेशन रहेगा तो सर हम लोग को बोलते जाइएगा। मीनवाइल विनोद जी कैरी ऑन करेंगे। ओके ओके सर। ओके तो ओके, हाँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक तो यू यहाँ सर। से हमारी स्प्रिंकलर लाइन है वो डिवाइड हो जाती है। डिवाइड होके एवरी फ्लोर पे जो अपना है साइज के, जैसे निर्वाण सर ने बताया कि उसके काफी सारे साइज होते हैं। साइज ऐसा कि प्रेशर जो है क्रिएट करने के लिए साइज है उसका आगे से आगे जो है स्मॉल किया जाता है, ताकि प्रेशर बिल्कुल जो है एकदम अपने लास्ट स्टेज होती है जो जहाँ पे स्प्रिंकलर लगा हो वहां तक बरोबर जो है प्रेशर क्रिएट रहे। उसके लिए हमें साइज का ध्यान रखते हैं। ऊपर से जैसे बड़ा साइज आता है उसके बाद जो है 2 mm, फिर उसके बाद 1.5 हो गया, 1 हो गया, इस टाइप से डिवाइड हो जाता है। तो जैसे हमारा फ्लोर पे मान लीजिए हमारा यहाँ से स्प्रिंकलर की लाइन डिवाइड होके ऊपर तक चली गई और एवरी फ्लोर पे ब्लॉक के हिसाब से मान लीजिए या फ्लोर के हिसाब से आपका है वो लाइन डिवाइड कर दिया। लाइन डिवाइड करने के बाद आपका एक ब्लोर, जैसे एक लाइन है डिवाइड कर दी, एक ब्लॉक का कवर करेगी। तो एक लाइन पे उस ब्लॉक पे जितने भी स्प्रिंकलर लगे हैं, मान लीजिए एक ब्लॉक पे हमारे 40 स्प्रिंकलर लगे हैं। 40 स्प्रिंकलर में से इन केस या फिर किसी भी कंडीशन में या फिर कुछ जो है क्रैक हो जाते हैं स्प्रिंकलर, काफी जो है टाइट वगैरह ज्यादातर रहते हैं, तो वहां पे क्रैक हो जाता है या फिर लूज होता है या फिर उसका जो है अपना टेपरिन जो टेप है उसमें कटाव आ जाता है, तो लीकेज हो जाता है। लीकेज होने के कारण जो है हमारे जो है सिस्टम रहता है कि हम उनको चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए रेगुलर लाइन में, कंटिन्यू लाइन में हम चेंज नहीं कर सकते, हमें लाइन को ड्रेन करना पड़ेगा। काफी कमेंट थे या क्वेश्चन भी आते हैं कि सर अगर ऐसा होता है तो हम क्या करें। तो जहाँ पे आपकी उस एरिया में एक तो मैन वाल्व जो लगा होता है जहाँ से आउटपुट आपकी सप्लाई जा रही है पानी की, और एक होता है आपका वहाँ पे ड्रेन लाइन। दोनों लाइनों में अगर आपको पहचान नहीं हो रही तो जो हमारी फायर फाइटिंग लाइन है वो रेड कलर की और ड्रेन लाइन हमेशा आपको ब्लैक कलर की मिलेगी। अगर आप जनरली पहचान नहीं पाते तो आपको कलर कोड के अकॉर्डिंग बता देते हैं कि आपका ड्रेन लाइन है उसका कलर कोड रेड रहेगा। हाँ, ये अलग होता है कि कहीं पे अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो वो उस लाइन को भी रेड से पेंट कर देते हैं, तो आप ये मत देखना कि यहाँ पे रेड किया हुआ। तो उसका जो है कलर कोड ब्लैक होता है ड्रेन लाइन का, और स्प्रिंकल लाइन जो हमारा उसका कलर कोड जैसे आपको पता है रेड होता है।
तो वहां से साइज के हिसाब से भी आप पहचान सकते हैं, ड्रेन लाइन का साइज कम होता है, और कलर कोड के हिसाब से भी पहचान सकते हैं। तो वहां पे अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है, आपका स्प्रिंकलर लीकेज हो गया या फूट गया बिना किसी कारण, तो तुरंत आपको जो है खाली लाइन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप वहां पे मैन वाल्व को क्लोज करिए और ड्रेन लाइन को ओपन करिए। आपका ड्रेन लाइन का पानी जो है वहां से ड्रेन होके डाउन में आता है चैम्बर में, और वहां से होता हुआ हार्वेस्टिंग की ओर प्रस्थान करता है। आगे इसके बढ़ो। बाद हम जी जी हाँ, स्प्रिंकलर लाइन पे आपका जो है अब बीच में एक क्वेश्चन आपको पोलिंग भी किया जाएगा। स्प्रिंकलर लाइन पे जो हमारा अलार्म सिस्टम जो लगा होता है, स्प्रिंकलर लाइन किसी भी कंडीशन में अगर चलता है स्प्रिंकलर, तो वहां से जैसे ही पानी आपूर्ति करता है तो अलार्म आता है। अलार्म अगर हमारा जो है बेसिकली वहां से अगर फ्लो स्विच लगा होता है तो पैनल जो है एड्रेसेबल पैनल में कनेक्शन दिए हुए होते हैं, तो हमें शो हो जाता है। लेकिन अगर नहीं शो हो रहा, कहीं नहीं लगे हुए हैं, तो हमारा जो है अलार्म जो नीचे लगा रहता है स्प्रिंकलर पे, वो बेल स्प्रिंकलर का के ऊपर जो बेल लगी होती है, वो हमारी जैसे ही डिस्चार्ज होता है, आउटपुट होता है लाइन का प्रेशर से, तो बेल बजती है। जैसे आसपास सभी को सुनाई देता है कि आखिर पंप हाउस में कुछ मोमेंट हुआ है स्प्रिंकलर लाइन पे। तो सर जो एक क्वेश्चन था वो आप पोलिंग कीजिए स्प्रिंकलर मैं कर रहा लाइन हूँ, का। दो हाँ क्वेश्चन एक साथ में कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दो क्वेश्चन का पोल मैं जस्ट एक उसका ये ऐड करना है मुझे, सिर्फ ये आंसर रहता है वो। मैं अभी दो क्वेश्चन पोल में डाल रहा हूँ, आप लोग उसका आंसर जरा बताइए। 1 मिनट में कॉपी कर रहा हूँ। विनोद जी मैं कॉपी करता हूँ, तब तक आप चालू रखिए बोलना। ओके 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 सर। तो यहाँ तक गोंगवेल जो अलार्म यहाँ पे लगा होता है, उसको जैसे ही आपको पता है स्प्रिंकलर सिस्टम में अगर कुछ मोमेंट होता है तो आपूर्ति जैसे ही आउटपुट होती है लाइन की, तो वहाँ पे हमारा वो है अलार्म बजता है इसी कारण। और सेम उसी तरह है जैसे हमारा जो डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन क्या होता है, इमरजेंसी में अगर लाइट का पावर का इलेक्ट्रिसिटी का कट ऑफ होता है, विनोद जी बोलिए। बिल्कुल एक मिनट सर, कॉल आ गया था बीच में, कंटिन्यू जी करता हूँ। तो जैसे ही हमारा डीजल इंजन जो है वो अचानक से नहीं चलता, एक स्टेप होता है उसका ताकि सभी की नजरों में रहे। डीजल इंजन जैसे ही मान लीजिए कट हुई तो कुछ टाइम लगता है हमारा बैकअप आने में, या फिर यूपीएस का जो बैकअप होता है। तो उस मोमेंट में क्या होता है, अगर तुरंत हमारा ऑटो जो मोमेंट उस पर किया होता है स्टार्ट का, पावर सप्लाई जाने के बाद हमारा डीजी स्टार्ट होगा, ये एक बनाया होता है सिस्टम रूल। तो उसका जो टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग में क्या होता है, हूटर देता है। जैसे अलग अलग ये आप सेटअप किया होता है, कहीं पे 5 सेकेंड है, कहीं पे 10 सेकेंड है, कहीं पे ज्यादा भी हो सकता है। तो वहां पे जैसे ही लाइट जाती है उसके बाद आपका 10 सेकेंड के बाद जो है हूटर बजता है। पैनल का हूटर बजने का मोमेंट में आप ये बात सोच सकते हो कि वहां पे जो है सप्लाई ऑफ होगी, यानी मान सकते हो कि अगर भूलवश या किसी कारण या गलती से हमारा जो है मैंने पोल शुरू किया विनोद जी। ओके ओके सर। सब लोग जरा आंसर दे दीजिए, दो क्वेश्चन है। इसमें 2 मिनट का सिर्फ मैं समय रखा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग दूसरी चीजों को ले सके। बिल्कुल बिल्कुल। दो क्वेश्चन है। पहला है कि फायर पंप का इंस्टॉलेशन के लिए एनएपी का
कौन सा कोड इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है कि स्प्रिंकलर जो सिस्टम है उसमें अलार्म जो लगाते हैं उसका पोजीशन कहाँ पे है, नॉन रिटर्न वाल्व में है, चेक वाल्व में, प्रेशर वाल्व में है या मेन स्टॉप वाल्व में। दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अभी तक जो आंसर मुझे मिल रहा है सिर्फ पहले क्वेश्चन का मिल रहा है। वाल जो है उसके नीचे कौन सा वाल लगता है, ये क्वेश्चन है। हाँ हाँ, स्टैंडर्ड स्प्रिंकलर सिस्टम में मेन अलार्म वाल्व के नीचे कौन सा वाल्व फिट किया जाना चाहिए, नॉन रिटर्न वाल्व, चेक वाल्व, प्रेशर वाल्व और मेन स्टॉप वाल्व। अभी भी दूसरे क्वेश्चन का आंसर अभी 15 लोगों ने नहीं दिया है। पहले क्वेश्चन का आंसर 17 लोगों ने नहीं दिया है। सिर्फ 20 सेकंड बच गया। आप लोग फटाफट अगर आंसर देंगे तो आपका आंसर को कंसीडर किया जाएगा। अभी 10 सेकंड और है। अभी पोल क्लोज हो रहा है 1 मिनट में अंदर, एक मिनट के अंदर अंदर। जी भावेश जी। हेलो भावेश जी। हेलो जी आंसर बोलिए। 1 सेकंड, स्क्रीन के ऊपर क्या दिख रहा है अभी? पोलिंग किसी ने दी। वो आप किसका कुछ दिखा रहा है? स्क्रीन शेयरिंग कुछ आ रहा है ऊपर। मुकेश यादव कौन है भाई साहब? आप लोग बीच में इतना डिस्टर्ब करते हो ना कि हम लोग को कभी कभी सोचना पड़ जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। विनोद जी एक बार क्वेश्चन, क्या नाम, वीरेंद्र जी एक बार क्वेश्चन बोलिए, क्या क्या है? मैं था नहीं थोड़ी देर के लिए। पहला क्वेश्चन है कि सर फायर पंप का इंस्टॉलेशन के लिए एनएफपीए का कौन सा कोड इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है नहीं, फायर पंप इंस्टॉलेशन के लिए कौन सा एनएफपीए यूज करते हैं वो है जी एनएफपीए 20। 25 है, ओके, ऑप्शन में नहीं है? है 25 ऑप्शन में है। हाँ 25 है। और दूसरा है कि स्प्रिंकलर सिस्टम में अलार्म वाल्व के नीचे कौन सा वाल्व फिट किया जाता है, नॉन रिटर्न, चेक वाल्व, प्रेशर वाल्व और मेन स्टॉप वाल्व। चेक वाल्व। मैं ये आंसर है जो आप लोग को मैं सेव करके रख रहा हूँ, बाद में मैं भेजूंगा। विनोद जी अभी आगे शुरू किया जाए। वीडियो ऑन कीजिए सर स्क्रीन पे। जी जी कर रहा हूँ। दिख रहा है सर? अरुण सर जी। हाँ हाँ जी। डीजल इंजन जो हमारा वो सेम आई एम राइट वे कि जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होती है तो क्या टाइम तो अलग अलग रखा जा सकता है या सेम स्टैंडर्ड में? नहीं, उसका फंक्शन है फ्लो प्रेशर स्विच के ऊपर। डीजल हो, तुम्हारा मैन पंप हो, जो की हो, उनका प्रेशर स्विच सेटिंग करता है। मान लिया तुम्हारा बिल्डिंग का प्रेशर 7 kg फिक्स किया हुआ है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन आप समझे नहीं। हमारी लाइट की सप्लाई कट होगी उसके उस टाइम क्या होता है, हमारा जो डीजल इंजन का जो पैनल है वो हमारा हुटर देता है। तो उसमें क्या होता है, उस मोमेंट में मान लीजिए किसी ने पीछे से इनकमर से एलटी पैनल से सप्लाई ऑफ कर दी, हमें पता नहीं चला, तो अगर डीजी ऑटो में डाला हुआ है डीजल फायर इंजन तो हमारा वो हुटर देगा विद इन, मान लो तुरंत देगा 5 सेकंड, उसके बाद फिर 5 सेकंड। ठीक है। तो क्या स्टैंडर्ड टाइम उसका है या फिर हम अपने हिसाब से उसमें सेट करते हैं? नहीं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो तुम, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। स्टैंडर्ड टाइम तो होना नहीं चाहिए। पहली बात तो जो वो पावर सप्लाई आपकी चेंज जा रही है वो डीजी से ज्यादा लेना देना उसका नहीं है। डीजी आपका लाइन में हमेशा रहना चाहिए।
वो प्रेशर के ऊपर एक डिपेंड हो गया कि आपका 3.5 kg पे स्टार्ट होगा तो होगा, उसका पावर सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए एडिशनल पावर सप्लाई दी जाती है, इमरजेंसी बैकअप जो बोला जाता है। पैनल की तो फायर पंप हाउस की तो कभी भी लाइट नहीं जानी चाहिए, जो मेन पंप है उनकी भी नहीं जानी चाहिए, उनके लिए भी एडिशनल सप्लाई रहती है। काफी साइटों पे मैं गया हूँ तो वहाँ पे जैसे उनका बैकअप नहीं है, बैकअप ओनली फॉर डीजी का ही है, वो भी सेलअप में अगर हमारा रहता है बैटरी से बैकअप है तो जैसे ही इनकमर में लाइट ऑफ होती है तो डीजी जो है हूटर देता है एक दो बार स्टेप बाय, जैसे भी टाइमिंग सेट किया होता है उसके अकॉर्डिंग, और फिर वो ऑटो में डाला है तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। हाँ नहीं, ऑटो में स्टार्ट होगा, प्रेफर के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर टाइमिंग उन्होंने दिया होगा चलो वो अपने हिसाब से हो सकता है, नहीं तो अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो यूपीएस से रहना चाहिए सिस्टम, पावर सप्लाई जानी नहीं चाहिए डीजी की। तो अगर नहीं, मैन की आपकी जा भी रही है तो डीजी की तो जानी नहीं चाहिए, 5 सेकंड के लिए भी नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ठीक है सर, ओके। आगे अभी बढ़े। सामने आपका जो शो हो रहा है मैं जो प्रेशर सिस्टम होता है हमारा, ऑटो का जो सिस्टम होता है, ऑटो में पंप स्टार्ट होते हैं, तो ये जो सामने आपका प्रेशर स्विच जो शो हो रहा है, यहाँ से हम जो है प्रेशर को मेंटेन करते हैं जितना हमें चाहिए। मान लीजिए आपको जो कि पंप है, आपका मेन पंप है जो कि आपका जो 4.5 kg पे आपने ऑटो में स्टार्ट होने के लिए यहाँ से कमांड सेट की है और ऑफ होने के लिए आपने 7 kg पे किया है। तो यहाँ पे जैसे हम घड़ी वगैरह में टाइम सेट करते हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे जो है एक बिल्कुल बारीक कलर की एक जो है पिन टाइप रहती है, और उसके दोनों टाइप आपका शो जो होता है, तो उधर से जैसे आपका 4 kg 5 kg आएगा तो उधर एक साइड से ऑफ का जो है बढ़ता जाएगा घटता जाएगा। तो ऊपर आपके पास टेस्ट वगैरह किसी भी तरीके से इसको आप सेटअप कर सकते हो जितना भी आपको स्टैंडर्ड चाहिए। 4.5 kg ऑटो में चाहिए तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो, 7 kg पे आपका जो है ऑफ पंप होना चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये अलग अलग जो है लगे हुए हैं, डीजी का अलग हो गया, स्प्रिंकलर और स्प्रिंकलर का असिस्टेंट जोकी का एक हो गया, मैन और मैन के साथ जो जोकी असिस्टेंट होता है उसका एक हो गया। तो यहाँ पे जो 3 प्रेशर स्विच लगे हैं 500 पंपों के, तो इनकी जो कार्य प्रणाली होती है वो सिर्फ प्रेशर डाउन होते ही पंप को कमांड देते हैं और वो स्टार्ट होता है। आगे बढ़े। और हाँ जी, हाँ जी। आगे आप कहीं भी रोक ले लीजिए डीजल इंजन पे किसी भी पंप के आसपास, आप प्रेस स्विच तो आप नियर बाई से दिखा सकते हो। जी। हम्म। ये आपका जो सेक्शन हेडर था नियर में आपको शो हो रहा है, यहाँ से जो है फर्स्ट टाइम यहीं पे आपका पानी आता है टैंक से। ये फायर वाटर टैंक का वीडियो जो है कमांड के हिसाब से नहीं चल रहा है, आगे पीछे हो। नहीं, आप जहाँ बोलेंगे मैं रोक दूंगा सर। चलिए कंटिन्यू चलिए, थोड़ा पंप को शो कीजिए, वहां तक रोक दीजिए। तो हमारा जो आगे हम चलते हैं जो पंप का है, पंप का जो सिस्टम आपको बताते हैं। हमने जैसे जो की पंप है फर्स्टली, तो जो की को हम 4.5 kg पे सेट करते हैं, 7 kg पे उसका जो है ऑफ करते हैं। यहाँ प्रेशर पे में रोक दूं? एक रोक दो कहीं भी, यहाँ पे रोक दीजिए। जी। तो उसका हम जो है स्टैंडर्ड जो सेट करते हैं, सेट हमारा जो है मेन प्रेशर स्विच से सेटिंग होती है, वहां से आप जितने पे जिस भी पंप को कमांड देना चाहोगे ऑन ऑफ की, वो वहां से ही होगा जितना आप सेट करोगे। और उसके बाद कुछ बेसिक मोमेंट है आपको बताते हैं। हाइडेंट स्प्रिंकलर हाइडेंट सिस्टम जो होता है, हाइडेंट सिस्टम में हम जैसे डुअर वगैरह जो उसका होता है उसको हमें जो फायर की वगैरह हमें जो है स्टेप में चेक करनी चाहिए नियर बाई है कि नहीं है, वो चीजें हमारी जो है डेली चेकिंग में आती है। विनोद जी। हाँ जी, हाँ जी। जी सर बोलिए।
नलिन सर बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जी बोल रहे थे कुछ। अरुण सर आप बोल रहे थे या कोई और बोल रहे थे? नहीं, मैं नहीं बोल रहा। आई थिंक मुकेश जी कुछ बोलने का कोशिश कर रहे हैं। बोलिए मुकेश जी। चलिए, उनका आवाज नहीं आ रहा तो हम जब उनका आवाज आएगा तो फिर उनकी बात सुन लेंगे। नहीं तो आप चैट में लिखिए। चैट में डालीजिए। हाँ हेलो विनोद जी बोलिए। ये अपना जो सक्शन लाइन में थोड़ा सक्शन लाइन की साइड कीजिए ना फोटो को। हाँ 1 मिनट बैकअप लेते हैं सर, बैकअप लीजिए। यहाँ पे सर सेक्शन एड्रेस सक्शन जहाँ पे लाइन। शो हो रहा है। हाँ थोड़ा सा पीछे। हाँ यहाँ पे ये वाई टाइप स्टेनर इन्होंने सक्शन लाइन में दिया है क्या? नहीं आगे है सर, सेक्शन से आगे है। नहीं मतलब ये अपना जो पंप जो होता है उसमें सक्शन साइड और डिलीवरी साइड रहता है अपना, बरोबर? तो ये सक्शन साइड में वाई टाइप स्टेनर दिया है। सर समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन। एक अपना जो पंप रहता है ना, पंप में 2 साइड रहता है, एक सक्शन साइड रहता है और डिलीवरी साइड रहता है, बराबर? दोनों साइड है सर, दोनों तो साइड। तो अपना जो टैंक से पाइपलाइन आया वो सक्शन लाइन अपना पंप में जाता है, तो उसके बीच में स्टेनर दिया है वाई टाइप। हाँ 1 मिनट में से बताता हूँ आपको। सबसे पहले पानी आ गया अपना सेक्शन हेडर में, सेक्शन हेडर से पंप तक हो गया बीच में ये। बीच में वाई टाइप स्टेनर दिया है। हाँ हाँ, पंप और सेक्शन हेडर के बीच में। और उसके आगे जो है हमारी सप्लाई, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, पंप से डिस्चार्ज हेडर के बीच में भी दे दिया है। ये जो सामने आपको शो हो रहा है। हाँ। ये सेक्शन में है सर। नहीं सर ये सेक्शन में है। नहीं मैं समझ गया, लेकिन इसमें थोड़ा इश्यू ये है, ये तो जस्ट एक issue है। पर्टिकुलर केस के पॉइंट ऑफ व्यू, तो वाई टाइप स्टेनर नहीं, इस तरह से नहीं अलाउ होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि हमारा जो रिजर्वायर जो संप रहता है ना हमारा, जी तो संप का जो इफेक्टिव कैपेसिटी हम लोग बोलते हैं ना, वो इफेक्टिव कैपेसिटी नॉर्मली जो संप के जो कंपार्टमेंट में कनेक्शन हमने दिया है उसका जी टॉप से होता है। अभी ये इसका इतना साइज ऊपर है, आई थिंक 1 मीटर या 1.5 मीटर के ऊपर है, जी जी क्योंकि ग्रेविटी से जब रिजर्वायर मान लो सपोज 10 मीटर की हाइट पे है टोटल, तो 10 में जी से 1.5 मीटर को आप गिन नहीं सकते हो अभी। नहीं ये ये जो सक्शन अप साइड से लेके लिया है ना, अप ऊपर से लिया है। जी जी मैं इसके लिए एक ये किया था सर। मैंने एक प्रेजेंटेशन में हेड को बताने के लिए मैं एक करके रखा हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ। हाँ। ये कोई इंडस्ट्रीज का ड्राइंग है या कोई बिल्डिंग्स का ड्राइंग है? बिल्डिंग का है सर। बिल्डिंग का है। ये आप जो बोल रहे हैं ये इस हिसाब से बोल रहे हैं, करेक्ट हाँ सर? हाँ हाँ बस हाँ बस हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल वो सर, ये उसमें क्या है कि बॉटम से ऊपर से लिया है, तो जो अपना जी इफेक्टिव जी वाटर सर। डिमांड कैलकुलेशन हम करते हैं ना, वो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ वो मतलब वो अपना एज पर डिजाइन नहीं होगा। नॉर्मली सक्शन जो होता है वो पंप का पैरेलल जैसे ड्राइंग में ना इस तरह से होना चाहिए, न कि तभी उसका उसमें अप डाउन होके होना चाहिए। इस हिसाब से रहेगा तो उसको सक्शन का हेड ज्यादा मिलेगा। सक्शन हेड मिलेगा, इवन ग्रेविटी प्रेशर भी मिलेगा उसको इजीली, और प्राइमिंग का ज्यादा जरूरत पानी नहीं पड़ेगा। यूटिलाइज कर पाएगा। नहीं प्राइमिंग तो ऐसे भी इसमें भी नहीं जरूरत पड़ेगा, लेकिन ठीक है चलो कैरी ऑन कैरी ऑन। ओके सर। बढ़िया विनोद जी आगे बढ़िए। ओके सर ओके। तो उसके बाद हमारा जो डेली चेकअप वगैरह जो होता है उसमें हम क्या क्या चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रेशर जो हमें रिसर्कुलेशन वाल्व के बारे में मैंने आपको बताया, रिसर्कुलेशन के माध्यम से हम ऑटो और मैनुअल जो है
स्टार्टअप करके हम टेस्ट लेते हैं कि हमारा जो बरोबर हमने सेटअप किया है, मतलब 4.5 kg पे हमारा पंप स्टार्ट होते हैं और 7 kg पे अगर क्लोज होते हैं तो उनको हम टेस्ट लेते हैं। उसके बाद हमारा जो है हाइडेंट लाइन है, आउटर एरिया के हाइडेंट लाइन है, उसको हम चेक करते हैं। वहां पे जो हमारा हाइडेंट होज बॉक्स की वगैरह होती है उनको हम चेक करते हैं प्रॉपरली नियर बाय है कि या नहीं। और फायर इंजन पंप है हमारा, फायर इंजन जो पंप होता है उसमें लीकेज वगैरह हम चेक करते हैं, कहीं पे कोई फिजिकल कंडीशन में लीकेज है या नहीं है हमारा। जैसे कहीं पे भी कोई जॉइंट वगैरह में या कुछ कहीं पे भी कुछ किसी भी प्रकार का अगर लीकेज वगैरह है तो वो हम चेक करते हैं डेली के लिए। फ्यूल या फिर जैसे डीजी वगैरह में लूब ऑयल डलता है वो तो लीकेज हमारा कहीं नहीं है, वो दिल्ली में आता है हमारा। उसके बाद बैटरी की जो ग्रेविटी होती है वो हमारी डेली चेक में आती है। ग्रेविटी लेवल जो हमारा कितना होना चाहिए बैटरी का जो है 1220 से 1230 के आस बीच में रहता है हमारा बैटरी जो है ग्रेविटी, वो हमें डेली चेक करना होता है। उसके बाद हमारा जैसे मेन पंप अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि स्प्रिंकलर सिस्टम में अलार्म वाल्व के नीचे कौन सा वाल्व होता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर के लिए ये थोड़ा सा मैं पीछे लेता हूँ। ये देखिए यही आंसर है, ये स्प्रिंकलर का जो मेन जो अलार्म वाल्व यहाँ है उसके नीचे कौन सा वाल्व रहेगा, यही क्वेश्चन था। बोलते जाए विनोद साहब। जी जी ओके ओके सर। तो डेली चेकअप में हमारा नॉर्मली यही होता है, कहीं कोई लीकेज वगैरह ना हो या फिर बैटरी की ग्रेविटी होगी डीजल फायर इंजन की हम बात करें तो, या फिर वाल जो हमारे होते हैं बाल, हम एवरी वाल्व को जो है चेक करते हैं। ओपन मोड में तो है ना, कहीं कोई करके क्लोज कर दें या हमने किसी कारण से क्लोज कर दिया और बाद में हम भूल गए हैं, उस हिसाब से रिसर्कुलेशन वाल्व है, ड्रेन वाल्व, ये तो दोनों क्लोज होनी चाहिए। बाकी ओपन मोड में सभी वाल्व हमारी हो। एक मिनट, राइजर किसे कहते हैं सुदर्शन जी का मैं है क्वेश्चन। राइजर जो हमारा होता है ये एक फिक्स फायर इंस्टॉलेशन का ही पार्ट है। राइजर मैंने आपको भी कुछ टाइम पहले बताया, पंप हाउस से एक एक्सटर्नल जो अभी हमारे नलिन सर जी ने बताया इंटरनल हाइडेंट होता है और एक जो है हमारा आउटर या एक्सटर्नल हाइडेंट जिसको बोलते हैं। तो इंटरनल आपकी विनोद जी आवाज कट रही है। सॉरी बीच में कॉल आ गया था। चलेगा भाई जी बोले। बीच में क्या कॉल वाली अभी कंटिन्यू आ रही है ना, एक मिनट। हाँ आवाज आ रही है। तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप के हाइडेंट बताया सर ने। इंटरनल की बात करें तो अंदर जो बिल्डिंग की लाइन जाती है एवरी फ्लोर पे उसका हमारा लैंडिंग वाल्व लगी होती है, जहां से हम प्रॉपर मात्रा में जितना हमारा जो सप्लाई है उस हिसाब से जितना हमने प्रेशर रखा वो हम ले सकते हैं एनी टाइम 24 घंटे। और आउटर में भी सेम होता है। तो अंदर जो लाइन जाती है स्टैंड पाइप बोलते हैं, अभी जो है टॉपिक भी है राजस्थान फायर सर्विस में कि स्टैंड पाइप वगैरह का जो है, तो वही हमारा है राइजर है। अंदर की जो लाइन है जिसमें हम किसी भी टाइम उसका पहले डेफिनेशन दी हुई थी कि जो हमारा स्टेयर केज है, सीढ़ियों के सारे एक खड़ी पाइप होती है जिसका एवरी फ्लोर पे एक लैंडिंग वाला आउटपुट रहता है जिसे हम पानी ले सकते हैं। तो वो जो खड़ी पाइप सीढ़ियों के सारे थी शायद वो हमारे देखने में नहीं आई, सिर्फ पुरानी बुकों में हमने पढ़ा होगा और शायद पुरानी बुकों में होगा भी या पुराने सिस्टम में शायद वो सिस्टम हो सकता है। लेकिन उसी जो सिस्टम को अभी फ्लोर के हिसाब से कर दिया, वो सीढ़ियों के सारे नहीं होती। फ्लोर में आपको स्टेयर के सामने या जहाँ पे एग्जिट मोड वगैरह होता है उसके अकॉर्डिंग आपको। विनोद जी जी सर। अब मैं थोड़ा इसका आंसर दे देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
अपना जो बिल्डिंग्स होता है उसमें नेशनल बिल्डिंग कोड में बताया गया है कि भाई आपका 500 स्क्वायर मीटर से अगर ज्यादा का एरिया है, फ्लोर है, तो आपको दो स्टेयरकेसेस चाहिए। अभी जी जो सर। इंटरनल हाइड्रेंट होता है उसमें दो तरीके होता है। एक तो होता है आपको हर एक स्टेयरकेस पे आपको एक राइजर देना पड़ेगा, हर एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे। तो उसमें क्या होता है कि कई बार दो दो फ्लोर के बीच में एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, तो वहां पे देते हैं या फिर फ्लोर पे देते हैं। तो एक चीज तो वही है कि आपको देना है सीढ़ी के पैरेलली। और दूसरा जो होता है, जो इंटरनल हाइड्रेंट आप जो बोल रहे हैं ना, वो इसलिए दिए जाते हैं कि नॉर्मल केस में मैं ग्राउंड की अगर बात करता हूँ तो अपना जो लाइट, ऑर्डिनरी और हाई हजार्ड जो कैटेगरी है उसके हिसाब से हाइड्रेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो अपना 30 मीटर, 45 मीटर और 60 मीटर होना चाहिए समथिंग। जैसे जी सर। ऑर्डिनरी हजार्ड है तो दो हाइड्रेंट के बीच का 45 मीटर होना चाहिए। भाई कई बार क्या होता है कि मेरा अगर कोई प्लांट या बिल्डिंग ऐसा है कि 50 मीटर या 60 मीटर बाय 60 मीटर का है या 100 मीटर बाय 60 मीटर का है, जी तो जी उस जी। केस में जब हाइड्रेंट सिस्टम का डिजाइनिंग करते हैं तो सर्कलिंग करते हैं हम लोग। तो जब सर्कलिंग करते हैं तो एक साइड का, सपोज लेफ्ट साइड का जो यार्ड हाइड्रेंट है वो और उसके सामने वाला हाइड्रेंट है, उसके बीच का डिस्टेंस 100 मीटर हो जाता है। तो उस केस में सर्कलिंग करके, डिजाइनिंग करके, जहाँ पे 45 या 50 मीटर जहाँ पे भी डिस्टेंस मिलता है वहां पे इंटरनल हाइड्रेंट देना पड़ता है, ताकि एक डिस्टेंस मेंटेन हो। जो जी सर। ऑर्डिनरी हजार्ड है तो 45 मीटर। एक तो उस हिसाब से प्रॉपरली डिजाइन करके हाइड्रेंट का प्लेसिंग अंदर में हो किया जाता है। ओके। और नहीं सर, वन हर क्वेश्चन एक मेरा, हाँ हाँ हाँ, प्लीज स्टेयरकेस प्लीज। वाला जो बताया जाता है कि स्टेयरकेस पे जैसे राउंड पे जो पाइपें होती है, जैसे हम जिसके हाँ सारे हम चढ़ते हैं या जिसको हम यूज करते हैं हैंडल, हाँ हाँ तो हाँ और पुराने जो हमारे सिस्टम में पढ़ाया जाता था कि उसके अंदर जो है राइजिंग बनाया जाता था, राइजर लाइन। हाँ हाँ। लेकिन अब वो जगह नहीं है आपको, जैसे मतलब स्टेयरकेस से हम आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे स्टेयरकेस से बाहर बिल्डिंग में घुसते हैं या बिल्डिंग की फ्लोर में एंटर करते हैं तो आपको फ्रंट में मिल जाती है वो चीजें। नहीं, वो उसमें क्या होता है, अभी क्या है आपको मैं अगर बताऊं तो हमारे इंडिया में जो जो भी सिस्टम इंस्टॉलेशन काम होता है या जो सिस्टम डिजाइनिंग के जो भी काम करते हैं ना, जी जी उसमें एक यूनिवर्सल पैटर्न नहीं है। यूनिवर्सल पैटर्न मतलब ऐसा कि भाई आप इस बिल्डिंग में देखोगे तो भी सेम आपको सिस्टम डिजाइन मिलेगा, या सेम जगह पे मिलेगा, दूसरी जगह पे भी सेम मिलेगा। ऐसा अपने यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पे जितना भी, जिसके पास जितना भी ज्ञान है, नॉलेज है और नहीं है, उसके हिसाब से डिजाइनिंग होती रहती है। जी जी जी, ये हाँ फैक्ट, ये रियलिटी है। तो अभी बिल्कुल क्या है बिल्कुल। कि राइजर राइजर पे हम लोग जो देते हैं ना, उसका रीजन एक ही है कि फायर फाइटर जब भी अप्रोच करेगा तो तो स्टेयर से स्टेयरकेस करेगा। से ही जाएगा, या एम्प्लॉय से ही अगर उधर का एम्प्लॉय भी लोकल जाएगा तो भी स्टेयरकेस से ही जाएगा। तो जी उसी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए स्टेयरकेसेस पे हर एक जगह पे राइजर देना है। अभी क्या होता है कि जब आप जो बोल रहे हैं कि अंदर की साइड में होना चाहिए, वो अंदर जी की साइड में कब होना चाहिए, कि उस केस में होना चाहिए कि आपका जो जो ये जो हजार्ड कैटेगरी आपकी जो डिफाइन है, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड 13039 में भी है और एनबीसी में भी एक एनेक्सर दिया गया है कि भाई लाइट हजार्ड, ऑर्डिनरी हजार्ड, हाई हजार्ड में कौन कौन सी बिल्डिंग या कौन कौन से इंडस्ट्रीज फॉलो करते हैं। तो उसके हिसाब से जो हाइड्रेंट का बीच का डिस्टेंस जो मेंटेन होना चाहिए, अगर आपका उस फ्लोर पे मेंटेन नहीं हो रहा है या उससे ज्यादा है, जैसे राइजर पे आपने एक लैंडिंग वाल दे दिया और और इतना बड़ा डिस्टेंस है कि और 50 मीटर तक कोई लैंडिंग वाल है ही नहीं, जी तो उस केस में इंटरनल हाइड्रेंट दिया जाता है। और दूसरा जो राइजर है, राइजर में के साथ में हमें लैंडिंग वाल के साथ में होज बॉक्स भी देना है और होज रील भी देना है, वो भी एक कंपलसरी है। और वो होज एफएस। बॉक्स के अंदर में, हाँ अगर अब एफ, इसको इसको सर अगर सिंपली अगर बोलें तो राइजर का मतलब है कि जो भी फायर फाइटिंग का वर्टिकल लाइन लाइन, अगर वर्टिकल लाइन। वर्टिकल जो है उसको राइजर बोलेंगे, और जब वो हॉरिजॉन्टल है तो उसको रिंग बोलते हैं। नहीं, वो रिंग अलग चीज है। रिंग जो होता है वो अपना जब पंप हाउस से जब पाइपलाइन निकलता है ना, तो जी उसको जी जो प्लॉट लेआउट के अंदर में जो रिंग में पूरा बनता है, उससे फिर ब्रांचेस चलती है। जी जैसे सर। एक ब्रांच चली गई आपकी राइजर के लिए चली गई, जी फिर एक लाइन प्लांट के अंदर में चली गई, तो जो रिंग मैन होता है ना उसका सेम साइज सब जगह मेंटेन होता है। और जो रिंग बिल्कुल मैन का जो सिलेक्शन है ना, वो डिपेंड करता है आपका हाइड्रोलिक कैलकुलेशन के बेस के। बिल्कुल। आपको पाइपनेट सॉफ्टवेयर के, जैसे आपको मालूम है कि पाइपनेट सॉफ्टवेयर के हिसाब से हमें
पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है कि रिमोटेस्ट में 5.25 केजी प्रेशर हमें ग्राउंड पे मिले और जी राइजर में हाईएस्ट पॉइंट पे 3.5 केजी प्रेशर मिलना चाहिए हमें। जी और हर एक राइजर में होज बॉक्स के साथ में 2 होज पाइप, ब्रांच पाइप रखना है, होज रील रखना है, और उसका जो टॉप है वहां पे एयर रिलीज वाल हमें देना है हमें। देना चाहिए। जी विनोद जी आगे बढ़ाएं। बीच में एक क्वेश्चन था नलिन सर से। हाँ बोलो बोलो। सर काफी जो कंफ्यूजन यही है कि जो हमारा होज रील का स्टैंडर्ड है वो अगर एक बार कंफर्म कर देते बिल्डिंग का और या फायर टेंडर का। मैं आपको बाद में देता हूँ उस चीज का सब, ओके सर वी या कंटिन्यू। अपना एक प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये क्या है आपको मैं बताऊं ना, तो अपना जो फायर जो लाइन है ना, फायर लाइन में मेनली 3 चीजें हैं। और अगर हम कैटेगराइज, एक चीज है कि फायर फाइटिंग करना, बरोबर, तो जी वो एज अ फायर फाइटर, आप एज अ फायर फाइटर काम कर रहे हो, एज अ सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहे हो, तो आप उसमें एक्सपर्ट हो सकते हो और आप उसमें आपकी एक्सपर्टाइज होनी ही चाहिए। बट जो सिस्टम जो चीज है ना, वो एक पूरा अलग ही वर्टिकल है अपना फायर में। बिल्कुल। उसमें आप फायर ऑफिसर हो तो इट इज नॉट नेसेसरी कि यू आर अ डिजाइन इंजीनियर। नो तो कई बार ऐसा, इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, मैं आपको बाद में शेयर करूंगा, ठीक है। और ये पंप हाउस में मैंने एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फ्रिक्वेंटली, मेरा महीने का 2-3 ऑडिट रहता है इंडस्ट्रीज में और बिल्डिंग्स में भी करता हूँ मैं। तो पंप हाउस में जनरली 2-3 चीजें हैं जो आपको मैं ऐड करना चाहता हूँ आपके उसमें। एक तो पंप हाउस के अंदर में बटरफ्लाई वाल नॉट अलाउड, बटरफ्लाई वाल अलाउ नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। बरोबर। और बिल्कुल दूसरा, अगर अगर हाइड्रेंट सिस्टम भी है हमारे पास, यार्ड हाइड्रेंट, तो यार्ड हाइड्रेंट में भी बटरफ्लाई वाल अलाउ है, लेकिन 6 इंच या 6 इंच से ज्यादा होगा तो गेयर ऑपरेटेड वाल होना चाहिए। वो एक चीज है। दूसरा, पंप हाउस के अंदर में हमारा जो प्रेशर स्विच है, प्रेशर गेजिस है, उसका साल में एक बार कैलिब्रेशन होना चाहिए। और जो भी स्टेनर्स है, उसका क्लीनिंग भी साल में मिनिमम एक बार होना चाहिए। अपना जो रिजर्वायर है वो 2 साल में एक बार क्लीन होना चाहिए। और जो नॉर्मली 225 मीटर क्यूब से ज्यादा का कैपेसिटी होगा तो हम लोग 2 कंपार्टमेंट में देते हैं। तो इसीलिए देते हैं कि एक कंपार्टमेंट में हम क्लीन करें और दूसरे कंपार्टमेंट से हमारा इमरजेंसी में हम लोग चला सके। मीन्स और एटलीस्ट 50% जो हमारा जो रेडीनेस है सिस्टम का होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमारे रूल्स रेगुलेशन में ऐसा लिखा गया है कि हम अगर सिस्टम डिजाइन करते हैं, तो जब हम डिजाइन करते हैं तो हमारा पंप, इनिशियली हम लोग डिजाइन करते हैं नंबर ऑफ हाइड्रेंट के ऊपर से, कि भाई हमारे सिस्टम में कितने हाइड्रेंट है, वो हाइड्रेंट के बेसिस पे पंपिंग कैपेसिटी डिसाइड करते बिल्कुल। हैं। और उससे भी पहले हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री या हमारी बिल्डिंग किस हजार्ड में हजार्ड आता है। में फॉल करती है। जी तो हमने पंपिंग कैपेसिटी डिसाइड किया, तो सपोज मिनिमम हमारा पंप 171 मीटर क्यूब का आया सपोज। तो और हमारा नॉर्मली ऑर्डिनरी है, स्प्रिंकलर के लिए जैसे 100 मिनट चलना चाहिए पंप। और अगर मैं जनरल बात करूँ यार्ड हाइड्रेंट के लिए, और ऑर्डिनरी हजार्ड कंसिडर करते हैं हम लोग, तो ऑर्डिनरी हजार्ड है 171 का पंप है तो मिनिमम 2 घंटे चलना चाहिए। तो बिल्कुल। इट मीन्स के उसका वाटर डिमांड कैलकुलेशन है, दैट इज अराउंड 340 मीटर क्यूब हुआ। 171 का एक पंप हमें अगर रिक्वायरमेंट है तो 171 इंटू 2 करेंगे हम, 2 घंटे चलेगा, तो 340 मीटर क्यूब हुआ। तो 340 मीटर क्यूब हुआ तो वो हमारा वाटर रिक्वायरमेंट है। लेकिन रूल में ऐसा लिखा है कि अगर आपका कैपेसिटी वाटर डिमांड 225 मीटर क्यूब से, 225 मीटर क्यूब से अगर ज्यादा है, तो आपके जो पंपिंग कैपेसिटी मिले उसी सेम कैपेसिटी के 2 कंपार्टमेंट होने चाहिए। तो मतलब 340 के 2 कंपार्टमेंट होने चाहिए। और जब हम लोग हमारे जो पंप के जो सक्शन भी लेते हैं ना हम लोग, तो एक कॉमन हेडर होना चाहिए। और वो कॉमन हेडर में से एक सक्शन एक कंपार्टमेंट में, दूसरा सक्शन दूसरा कंपार्टमेंट में, ना कि हमें डायरेक्ट पंप के डायरेक्ट सक्शन हमें मतलब एक ही कंपार्टमेंट में या दोनों कंपार्टमेंट में डालना है, जो जनरली वो जो लोग करते हैं। तो इस हिसाब से है। और भी ओके सर। बहुत कुछ है। नहीं ओके, बहुत कुछ। दूसरा इसमें एक और चीज है पंप हाउस में, कि जो हम लोग प्रेशर सेटिंग करते हैं ना जो, यस।
तो प्रेशर सेटिंग में ऐसा रूल्स में नहीं लिखा है कि भाई आपको कितने प्रेशर पे कौन सा पंप सेट करना है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जॉकी पंप हम लोग 7 kg कंसिडर करते हैं प्रेशर हमें रखना है। और काफी सारी इंडस्ट्रीज और काफी मतलब हाई हजार्ड है आपके पास तो आपको 8.8 kg प्रेशर कंसिडर करना पड़ता है, हेडर प्रेशर। बिल्कुल। और दूसरा आपको रिमोट टेस्ट में 5.25 kg मिल रहा है, तो उससे रिवर्स कैलकुलेशन करके पंप हाउस में कितना रखना पड़ेगा उस हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग प्रेशर का। तो जॉकी हम लोग ऑटो और रूल में क्लियर लिखा है कि आपके पंप सभी ऑटो में रहने चाहिए। और उसमें ये चीज भी क्लियर लिखा है कि जॉकी पंप आपका ऑटो स्टार्ट और ऑटो स्टॉप होगा। आपके जो मेन पंप और जो डीजल पंप है वो ओनली आपके ऑटो में स्टार्ट हो गए और मैन्युअली स्टॉप हो गए। काफी जगह मैंने ऑब्जर्व किया है कि ऑटो स्टॉप रखते हैं, लेकिन ऑटो स्टॉप अलाउ नहीं है फायर में। जी सर, एक क्वेश्चन था सर, एयर टैंक हमारा फायर हाँ, पंप हाउस जो है रहता है उसके ऊपर एआर भी लगाते हैं या पीआरबी? उसमें दो चीजें को अभी आप अगर मान लो अभी अभी जो लेटेस्ट एनबीसी कोड आप पढ़ोगे ना, तो एनबीसी कोड के अंदर में पंप हाउस का डिजाइन कैसे होना चाहिए, ऐसा एक पंप सेट जैसे एक जॉकी एक डीजल एक इलेक्ट्रिकल ऐसा एक पंप सेट हुआ, तो ऐसे एक पंप सेट में पंप हाउस का कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए, दूसरा में कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें उसमें ड्रॉ किया हुआ है। तो मे भी उसमें एयर वेसल दिया हुआ है, लेकिन एयर वेसल के ऊपर क्या होना चाहिए वो डिफाइन नहीं किया। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज शेयर करना चाहता हूँ कि एयर वेसल जो है उसके ऊपर में एयर वाल ही होना चाहिए, जबकि जो प्रेशर सेफ्टी वाल जो है वो अपना मैन हेडर डिलीवरी हेडर में होना चाहिए। हेलो। जी 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 सुन रहा हूँ सर। सर। हाँ, तो एयर नॉर्मली क्या होता है कि एयर एयर वेसल का काम यही है कि वहां पे एयर कलेक्ट होगा और एयर वाल में से एयर निकल जाएगा। और प्रेशर सेफ्टी वाल का काम यही है कि हमारा डिलीवरी हेडर में अगर एक्सेसिव प्रेशर हो गया, नॉर्मली एक्सेसिव प्रेशर होने का एक ही चांसेस है, एक साथ सभी पंप हमारे चालू है अभी कंडीशन में, और हमारा डिलीवरी आउटलेट जो हाइड्रेंट आउटलेट है हमने सडनली बंद कर दिया या जो भी, तो उसके सिस्टम में प्रेशर एक बिल्डअप होता है, तो वो बिल्डअप हमारा पीएसवी से प्रेशर सेफ्टी वाल से रिलीज हो जाता है। तो डिलीवरी लाइन पे प्रेशर सेफ्टी वाल होना चाहिए, एयर वेसल पे इवन आप लोग अगर चाहो तो जो डिलीवरी हेडर है उसके ऊपर भी एयर रिलीज वाल दे सकते हो आप। ऐसा जरूरी नहीं है कि ओनली एयर वेसल पे ही होना चाहिए, इवन राइजर में तो एयर वाल हम देते ही है। इवन आप जी अपना जो यार्ड हाइड्रेंट है उसमें रिमोटेस्ट पॉइंट पे भी एयर के वाल दे सकते हो, टैपिंग इवन प्रेशर गेज भी वहां पे दे सकते हो आप। ऐसा जरूरी नहीं है, आप सिस्टम में जितना कुछ ज्यादा दोगे उतना एडवांटेज है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई इतना ही देना है। जी जी सर। ओके विनोद जी। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन जी बोलिए। थोड़ा सा टाइम है। सर वो प्रेशर मेंटेन कैसे किया जाता है? प्रेशर मेंटेन, हाँ यार, आपका जो प्रेशर मेंटेन में कुछ दिक्कतें आ रही है आपको, या फिर डायरेक्टली प्रेशर मेंटेन की बात करें तो हमारे जो पंप होते हैं उसी के माध्यम से हम प्रेशर मेंटेन करते हैं। अगर हमारे पंप देखिए ऑटो में इसके लिए अगर सिंपली मैं अगर बोलूँ तो हम लोग के जो पंप हाउस में एक तो जॉकी पंप रहता है। जॉकी पंप का काम होता है कि वो 3 से 4% आपका प्रेशर ड्रॉप मेंटेन करता है। जैसे अगर मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ वहाँ पे जो हमारे पास जो जॉकी पंप है वो 72 मीटर क्यूब पर आवर्स का है, और हम लोगों का जो रिक्वायर्ड प्रेशर हम लोग जो रिंग में पूरा हाइड्रेंट पूरा मेन रिंग में हम लोग जो प्रेशर मेंटेन करते हैं वो 13 बार का करते हैं। तो हम लोगों ने सेट करके इस तरह से रखा है कि अगर 13 बार से 11.5 बार तक का जो प्रेशर ड्रॉप है वो जॉकी पंप करेगा। जैसे ही उससे 11.5 से नीचे जाएगा तो फर्स्ट हमारा डीजल पंप चलना चाहिए, उससे भी नीचे गया 10 पे गया तो दूसरा डीजल पंप चलना चाहिए, और उससे जो आखिरी में गया तो इलेक्ट्रिकल पंप चलना चाहिए। तो अगर आपका सिस्टम लीक प्रूफ है, कोई हाइड्रेंट में लीक नहीं है, कोई और भी जो आपका कनेक्टेड चीज है उसमें कुछ लीक नहीं है, तो उसका प्रेशर है जो मेंटेन करना जॉकी का काम है। अगर जॉकी उस डिमांड को नहीं पूरा कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम इमरजेंसी काइंड ऑफ थिंग्स, तभी तो उतना प्रेशर है जो आपका रिलीज हो रहा है, वाटर का फ्लो कहीं पे जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपका डीजल पंप चलना चाहिए। ये लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, प्रेशर टैंक पंप हाउस में क्यों होता है? प्रेशर टैंक नहीं होता, एयर विशल टैंक होता है पंप हाउस में।
तो वो लाइन की एयर को रिलीज करने के लिए होता है, उसके माध्यम से जो है उसके ऊपर एयर भी लगी होती है, जो लाइन में एयर क्रिएट करता है पंप सेक्शन के दौरान, वो वहां से रिलीज हो जाती है, जिससे हमारा प्रेशर है वो बराबर मेंटेन रहता है। तो अभी कंटिन्यू। डेली चेकअप में आपको मैंने बताया, डेली चेकअप में उसके बाद हमारा मंथली जो चेकअप होता है, मंथली पंप हाउस का चेकअप होता है, उसमें हम क्या क्या चेक करते हैं उसमें भी होता है। एक बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्प्रिंकलर लाइन में कितना प्रेशर मेंटेन करना होता है। मैं इस ये जो क्वेश्चन है ना, पूरा प्योरली आप ऐसा बोल सकते हैं कि जनरली जैसे अभी नलिन सर बता रहे थे कि 7 बार के आसपास प्रेशर मेंटेन करते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री बहुत हाई हजार्ड है जहाँ पे प्रेशर 10 बार का चाहिए, जैसे जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ हम लोग 10 बार से नीचे कुछ भी कंसीडर नहीं करते हैं। 10 बार से नीचे मतलब कुछ तो सिस्टम में फॉल्ट है, तो वो मेरा इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है, हमने स्टैंडर्ड वैसा सेट करके रखा है कि नहीं 10 बार से नीचे हमको कुछ भी नहीं चाहिए। ये आप हाँ जी, ये आपकी साइट पे डिपेंड करता है, तो आप अपनी साइट के हिसाब से जितना भी आपको लगे उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। नहीं, ये जो है पूरा डिजाइन कैलकुलेशन पे होता है, ऐसे कितना रख सकते हैं नहीं आप। स्प्रिंकलर लाइन में कैसा रहता है कि स्प्रिंकलर में हर जगह एक इवन प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं, और वो कब किस तरह से कितना उनको फ्लो चाहिए, और वो फ्लो पे कोई भी अगर बल्ब उसका स्प्रिंकलर का फूटता है तो उतना एक एरिया को कवर करना चाहिए, उसके हिसाब से आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। बहुत सारा फैक्टर है, एक फैक्टर नहीं है। नलिन सर सही है। हाँ, उसमें एक्चुअली नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारा जो स्प्रिंकलर हेड होता है, स्प्रिंकलर होता है ना, उसमें डिजाइन क्राइटेरिया के हिसाब से 1.5 से आई थिंक 2.5 उतना प्रेशर मेंटेन होना चाहिए। इंडिविजुअल स्प्रिंकलर की बात कर रहा हूँ मैं, हेडर लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वो पूरा स्प्रिंकलर सिस्टम का पूछ रहा है। वो तो अभी क्या है कि जैसे आपका स्प्रिंकलर जो सिस्टम है वो इट इज कनेक्टेड विद द अलार्म वाल, एंड अलार्म वाल इज कनेक्टेड विद द हाइड्रेंट सिस्टम। तो हाइड्रेंट सिस्टम में जितना प्रेशर होगा आप मेंटेन करके रखते हो, उतना प्रेशर आपका स्प्रिंकलर लाइन में भी मेंटेन रहेगा। जी। प्रभात जी का एक क्वेश्चन है कि ऑयल रिफाइनरी में सर गल्फ में जॉब किया हूँ, वहाँ 10 बार तक करते हैं। मैं वही बता रहा हूँ प्रभात जी, वो ये जो जैसे ननिल सर ने शुरू में बोला कि ये जो फील्ड है वो इतना वास्ट फील्ड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप एक इंडस्ट्री को दूसरे इंडस्ट्री से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब 2 दुकान है, एक मिठाई बेचता है, दूसरा एक हार्डवेयर बेचता है, दोनों में कंपेयर नहीं हो सकता है। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ आपको, एक आपको इंफॉर्मेशन भी शेयर करना चाहता हूँ। अपना जो फायर डायरेक्टर ऑफ इंडिया जो है ना, अपना सामी साहब, वो थोड़ा उनसे मेरा कांटेक्ट है, तो बीच में लॉकडाउन में बातचीत हुआ था मेरा। लॉकडाउन का थोड़ा मैंने समय का उपयोग करके थोड़ा सभी स्टैंडर्डों पे थोड़ा मैंने R&D किया था। जी। तो काफी सारे मुझे गैप्स मिले कि भाई स्टैंडर्ड के अंदर में काफी सारे गैप्स है और कुछ चीजें ऐसी है कि जो लिखी नहीं है, और उसकी वजह से काफी सारे कंफ्यूजन्स हो रहे हैं अभी। तो उसका मैंने समरी बना के उनको पूरा एक रिपोर्ट भेजा था कि सर ये सारी चीजें ये स्टैंडर्ड में ऐड होनी चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग है उसको रिमूव करना चाहिए, और इसकी जगह पे ये होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी एक यूनिक स्टैंडर्ड बन रहा है अपना। जो अभी क्या है कि एक्सटर्नल हाइड्रेंट के लिए एक स्टैंडर्ड अलग है, इंटरनल हाइड्रेंट के लिए अलग है, फायर पंप इंस्टॉलेशन के लिए IS अलग है। तो ये तीनों को इकट्ठा करके एक कर रहे हैं, और वो जो एक कर रहे हैं ना, वो भी NBC में भी काफी कुछ लिखा हुआ है। तो NBC और ये तीन को एक करके जो भी कर रहे हैं ना, वो कंबाइंडली एक स्टैंडर्ड बना रहे हैं। और ये जो प्रेशर की आपने बात बोली, तो इनिशियली हम अगर बात करें तो 90 की हम बात करें तो एक TAC करके एक बॉडी था, टैरिफ एडवाइजरी कमेटी इंडिया में। उसने बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड्स बनाए थे, और उसमें बहुत सारे टेबल्स उन्होंने दिए थे, पंप क्या साइज का होना चाहिए, क्या कैपेसिटी का होना चाहिए, और उसका प्रेशर कितना हमें मेंटेन रखना है। वो सेम चीज को इंडियन स्टैंडर्ड में अडॉप्ट किया गया है। तो अभी का जो एग्जिस्टिंग जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है कि भैया आपको कितना प्रेशर मेंटेन करना है, लेकिन जनरली आपको लाइट हजार्ड है तो आपको 7 kg मेंटेन करना है। ऑर्डिनरी हजार्ड में अगर आपके पास में मान लो केमिकल्स है, डेंजरस केमिकल्स है जिनका फ्लैश पॉइंट 23 डिग्री से अबो है, क्लास B पेट्रोलियम, तो आप 7 या 8.8 kg मेंटेन करना है। और आप वीरेंद्र जी कौन सी कंपनी में है आप?
मैं सर ऑयल एंड गैस में हूँ। हाँ, तो आपको तो मालूम है OST 115, नहीं 116, नहीं, 117 के हिसाब मैं से इंडिया चल में रहा नहीं हूँ सर, मैं इंडिया में नहीं। है। ऐसा है, तो इंडिया में हम लोग, मैं जैसे कि SR रिफाइनरी में मैंने काम किया है, तो हम लोग ऑयल एंड गैस में मैं 2011 से 2014 तक मैं इंडिया में था। उस समय मैं OSD फॉलो करता था। अभी 2014 से अभी तक मैं गल्फ कंट्री में हूँ, दुबई में मैं हूँ। ओके, तो OSD स्टैंडर्ड जो है वो 115 और 116 है। 115 गाइडलाइन है और 116 रिफाइनरी के लिए है, और स्टैंडर्ड है। 117 जो है टैंक फार्म के लिए है। तो 116 के अंदर में ब्यूटीफुली उन लोगों ने डिफाइन किया है, और उसमें पंप के अगेंस्ट में कितना प्रेशर, तो मिनिमम रिफाइनरीज के लिए इंडिया में 10.8 kg प्रेशर मेंटेन करते हैं, और हम बिल्कुल, लोग मेंटेन करते थे वो, क्योंकि क्योंकि उसमें क्या होता है, काफी सारी बुलेट्स है, टैंक्स है, उसके मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम है, उसके हाई वॉल्यूम लॉन्ग रेंज मॉनिटर्स है, देन उसके फॉर्म पोरर सिस्टम चलाना है। तो ये सब को मतलब जब आग लगेगी तो सब कुछ चालू होगा, और दूसरा उसमें मल्टीपल सिनेरियोस कंसिडर होता है, एट ए टाइम 2 जगह पे आग लगी है, ऐसा कंसिडर करके सिस्टम डबल, डिजाइन किया उसको जाता बोलते है। हैं डबल जीपुटी। हाँ, तो नॉर्मली ऑयल और पेट्रोलियम के अलावा कोई जगह, सभी जगह पे ओनली सिंगल सिनेरियो पे सिस्टम डिजाइन होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो तो स्टैंडर्ड में वेल डिफाइंड है कि कितना केजी प्रेशर हमें मेंटेन करना है, पर 10 kg से भी आगे जा सकते हो। इट इज डिपेंड ऑन योर वॉल्यूम ऑफ योर इंडस्ट्री। करेक्ट, करेक्ट। मैं इसीलिए बोला कि एक ऐसा थंब रूल नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल एंड गैस में आप जाइएगा तो ऑयल एंड गैस में भी अलग अलग सेक्टर है। जो गैस डिवीजन है उनके यहाँ स्टैंडर्ड और ज्यादा हाई है ऑयल से। हाँ, आप एक सही में नॉर्मल नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट में जा रहे हैं तो वहां पे कुछ उनका हजार ही कुछ ऐसा है कि उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। जी एक्चुअली विनोद जी इसमें कंटिन्यू करें। एफएम जी सर, बोलिए सर, बोलिए। ओके, इसमें ऐसा है कि अपने पास अगर हम डिजाइन सिस्टम इंस्टॉलेशन की हम अगर बात करते हैं, तो इंडिया के लिए इंडियन स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं। उसके पहले TAC था, जी और सर। सेकंड थिंग अपना OSD स्टैंडर्ड है, तो रिफाइनरीज के लिए अलग से पूरा प्रोटोकॉल है। उसके बाद जी में NFPA का अपना ही एकदम लेवल पे चलता है, जी और एक FM ग्लोबल भी है। FM ग्लोबल का भी एक अच्छा, फैक्ट्री म्यूचुअल का भी है। तो जी अल्टीमेटली जो बेस्ट है और इजी है, और हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे लोकल स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से डिजाइन करना जरूरी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। चले विनोद जी आगे बढ़े। ओके, तो उसके बाद हमारा जो मंथली जो चेकअप होता है उसमें हम क्या क्या चेक करते हैं उसके बारे में आपको अपडेट देते हैं। मंथली चेक में मेन फायर पंप जो हमारा होता है, सेम जो है लीकेज आपको डेली चेकअप में भी करना है, और मंथली में भी करना है, ईयरली में भी करना है, वो सब में होता है लीकेज। एक मिनट विनोद जी, एक क्वेश्चन है। चेक वाल और नॉन रिटर्न वाल में क्या अंतर है, वो जरा बता दीजिए। नॉन रिटर्न जो आपका वाल रहता है वो उसका एक तरफा हम बोल सकते हैं, एक तरफा माहौल बोल सकते हैं। अगर हम देसी भाषा की बात करें, वो एक ही तरफ काम करता है। नॉन रिटर्न वालों कहाँ लगाया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा जैसे कोलेक्टिंग हेड है, कोलेक्टिंग हेड आपका 2 वे हो, 3 वे है, 4 वे या 6 वे, कोई भी किसी भी तरीके का आपका कोलेक्टिंग हेड है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि वहां पे फायर टेंडर के माध्यम से, या फिर हम अगर टेस्टिंग लेते हैं तो एक्सटर्नल जो हमारा हाइडेंट होता है उससे हम उसको प्रेशराइज करके पानी वापस अंदर चार्ज करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसके कोई वाल नहीं लगाता, कुछ भी नहीं लगाता, लेकिन पानी उसके अंदर जाता है लेकिन वापस नहीं आता। तो उसमें हमारा मेन जो है NRV का रूल होता है। इसका मतलब वहां पे हमारी NRV लगी है। अगर NRV नहीं लगी होगी तो वहां पे पानी जाएगा, उस तरह आ भी सकता है वापस। और सेकंड जो हमारा डिस्चार्ज हेडर में एक तरफा जो लगी होती है, अभी आप सामने शो कर रहा है पूरा आपका सेक्शन हेडर। तो डिस्चार्ज हेडर में NRV लगी है, तो उस NRV का मेन पर्पज वही है, जो स्प्रिंकलर लाइन का उसके साथ हमें उसका प्रेशर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो अपना एक तरफा रहेगा। और अगर उसको जरूरत पड़ती है डीजल फायर इंजन की इमरजेंसी में, तो इधर हम जैसे ही इसको चलाते हैं तो NRV वहां पे लगी होती है, इस लाइन का पानी उस तरफ मूवमेंट कर सकता है। चेक बाल के बाद में थोड़ा डाउटफुल हूँ, तो निर्वाण जी अगर आप बता दीजिए थोड़ा सा कंफर्मेशन। अरुण सर।
हेलो। बट सर हमने तो पढ़ा कि चेक वाल और नॉन रिटल वाल दोनों एक ही चीज होती है। 1 मिनट कंटिन्यू रहिए, चेक आपको वाल सेट। चेक वाल स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन का एक पार्ट है। स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन जो वाल है उसका एक पार्ट है। ये टेस्टिंग में और स्प्रिंकलर का जो डिजाइन है उसको मेंटेन करने में काम करता है। इसमें तो चलो ठीक है, वाटर वाले में इतना ज्यादा इसका काम नहीं है, पर जो ड्राई एयर सिस्टम है उसके अंदर ज्यादा वाल है चेक वाल का। वो ऊपर से जो उसको पानी को होल्ड रखता है जब तक आपका स्प्रिंकलर नहीं टूटता। जैसे ही टूटता है उसके बाद में उसको जाने देता है। नॉर्मल वेटराइजर सिस्टम में इतना काम नहीं है इसका, तो ड्राई राइजर सिस्टम है उसके अंदर ज्यादा काम है। ये मोस्टली मैन ड्राई उसी के राइजर में लिए होता है। अभी ये लड़का दोनों में मेनली ये काम है उसका, ये ड्राई राइजर वाले का लिए। जी अभी लड़का पूछ रहा है कि सर हमें एनआरवी और चेक वाल्व बताया गया कि दोनों सेम है, तो दोनों सेम तो नहीं नहीं है, डिफरेंट? नहीं नहीं नहीं, फंक्शन तो करीब करीब सेम है दोनों। वैसे तो वन साइड रहते हैं, पर फंक्शन वैसे अलग है। ये प्रेशर होल्ड या मतलब उसके लिए काम करता है। ये इंस्टॉलेशन वाल का एक पार्ट है अंदर का, ये चेक वाल जो है। यानी तो अगर सर अगर डेफिनेशन चेक वाल और एनआरवी दोनों एक है तो अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन डाला था उसमें दोनों ही ऑप्शन डाले थे, तो तो उसमें से बोल एक सही निकाला एक गलत निकाल दिया। तो बोल तो दिया है ना कि अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि फंक्शन एक हो सकता है, नहीं एक वाल के चार नहीं, फंक्शन हो सकते हैं। चार ये फंक्शन हो बात सकते हैं, एक फंक्शन एनआरवी का कर रहा है, पर वो दूसरा मतलब उसका जो मेन फंक्शन है वो अलग है। 1 मिनट मैं क्लियर करता हूँ। जैसे आप फायर पॉइंट की अगर हम बात करें, तो फायर पॉइंट काफी टाइप की, अगर डेफिनेशन में बात करें, अगर आपको पढ़ा दिया जाए कि फायर पॉइंट एक ही चीज है तो एक ही नहीं मान सकते। बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो फायर पॉइंट वह स्थान होता है जहाँ पे हमें फिक्स फायर इंस्टॉलेशन के अंतर्गत एफएससी, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह जो है वहाँ पे इंस्टॉल मिलता है, वहां से हम ऑपरेटिंग कर सकते हैं। और एक हमारा जो फायर पॉइंट जो हमें डेफिनेशन में पढ़ाया जाता है, प्लेस पॉइंट, फायर पॉइंट, सेम उसी तरह से। तो दोनों चीजें अलग अलग है आपकी, चेक वाल्व और एनआरवी। एक्चुअली जो वाल्व है वो वाल्व एक अच्छा सा, किसी दिन मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वाल्व पे एक डेडिकेटेड सेशन करेंगे इस पे। हेलो। हाँ हाँ, ये तो जो प्रेशर से चेक रिलेटेड कुछ हो सकता है। दोनों का फंक्शन सेम है। एनआरवी जो है और चेक वाले दोनों का फ्लो डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ बाबेश जी, होता है। नलिन सर कुछ बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। नहीं नहीं, बोले भावेश जी जो बोल रहे सही है कि नॉर्मल जो चेक वाल होता है ना, नॉर्मली हम लोग कई जगह पे हम लोग जैसे मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम या हाई वेलोसिटी में हम लोग डेल्यूज वाल लगाते हैं। तो डेल्यूज वाल में एक फ्लैपर होता है और दोनों जी जगह जगह वो डेल्यूज वाल में दोनों साइड से प्रेशर से वो फ्लैपर मेंटेन रहता है। जब प्रेशर एक साइड का डाउन हो जाएगा तो वो ओपन होके अपना सिस्टम में जाता है। लेकिन जी स्प्रिंकलर में क्या होता है कि स्प्रिंकलर में आपका बल्ब तक जो होता है वो पानी भरा रहता है, इवन डाउन स्ट्रीम में भी भरा रहता है, अपस्ट्रीम में भी भरा रहता है। अभी कई बार क्या होता है कि आपने ये जो पंप हाउस बताया उसमें आपने बताया कि भाई जो स्प्रिंकलर सिस्टम जो है ना हमारा, वो हमने हमारा हाइड्रेंट से कनेक्शन लिया है, बरोबर? हम्म, हेलो। जी 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 सर। हमने जो हमारा हमारा जो पंप हाउस में हमने अभी देख रहे हैं, तो पंप हाउस में डिस्टर्बेंस आ रहा है काफी सारा। एक मिनट मैं म्यूट करता हूँ सर। बहुत लोगों को मैं समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन लोग सुनते नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम दो तरीके से हम लोग देते हैं। पहला तरीका होता है कि भाई हाइड्रेंट के पंप अलग और स्प्रिंकलर के पंप अलग, और हाइड्रेंट की पाइपिंग अलग और स्प्रिंकलर की पाइपिंग अलग, पूरा डिलीवरी से लेके एकदम लास्ट स्प्रिंकलर तक या प्रोटेक्शन तक। दैट इज वन सीन। सेकंड सीन ऐसा होता है कि भाई आपका हम लोग अलग अलग पाइपिंग अगर करते हैं तो बहुत कॉस्टली होता है, और कई बार काफी सारी लंबा लंबा हमें फायर हेडर लाइन दौड़ाना होता है। तो हम उतना ही सेम कैपेसिटी में अगर स्प्रिंकलर का भी दौड़ाएंगे तो हमारा मटेरियल मैनेजमेंट बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि हाइड्रेंट सिस्टम से कॉमन पाइपलाइन जाती है बिल्डिंग बिल्डिंग में, जो अपना यार्ड हाइड्रेंट को भी फीडिंग देता है, स्प्रिंग अपना राइजर को भी फीडिंग देता है और स्प्रिंकलर को भी फीडिंग करता है। फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा सिस्टम में हमारा जॉकी पंप होता है वो ऑन ऑफ होता रहता है और प्रेशर मेंटेन करता रहता है। इसीलिए क्या किया जाता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम में जो हम लोग अलार्म वाल देते हैं ना, वो अलार्म वाल कम चेक वाल होता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम का ऊपर का जो प्रेशर होता है वो आपका नीचे का जो
हाइड्रेंट से जो हेडर से प्रेशर आ रहा है उसमें कितना भी प्रेशर बढ़े, ज्यादा बढ़े, लेकिन उसका इम्पैक्ट स्प्रिंकलर पाइपिंग पे ना आने के लिए ये चेक वाल दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि चेक वाल के ऊपर से लेके स्प्रिंकलर तक प्रेशर मेंटेन रहेगा, लेकिन उसका बैक प्रेशर वापस हाइड्रेंट सिस्टम में नहीं आएगा उसका पानी। होप आप लोग समझ पाए होंगे। जी जी विनोद सर से समझ एक बात कहनी थी। जी बोलिए। हेलो विनोद सर। जी बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। विनोद सर, जैसे चेक वाल तो मेरे हिसाब से वो होता है जैसे अपन खेतों में कुओं पे फुटबॉल लगाते हैं, तो गाँव की भाषा में इसको चेक वाल बोलते हैं, और जैसे मॉडर्न जमाने में लेटेस्ट इसमें इसको नॉन रिटर्न वाल का नाम दे दिया। मेरे ख्याल से दोनों एक ही चीज है। जैसे गाँव में नहीं होता कि चेक वाल लगा दो फिर इंजन में पानी भरने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नहीं जाके नहीं डाल दे दो। नहीं आप नहीं जो वो बोल रहे हैं फुटबॉल वो होता है। नहीं उसको फुटबॉल बोलते हैं। हाँ, वो फुटबॉल फुटबॉल दो तरह के आते हैं, जो एक में तो पानी निकल जाता है, एक वो जो चेक वाल लगाते हैं उसमें पानी निकलता नहीं है वापस, उसमें इंजन में नहीं नहीं कभी जाके हैंडल दे देते हैं अपन, पानी उठा लेता है वो। और जो दूसरा लेकिन बिना चेक वाल नहीं वाला नहीं नहीं होता है, जी जी उसमें बोलिए उसमें बोलिए, ऐसा है। विनोद सर कंप्लीट कीजिए समझ फिर गए मैं होंगे बोलता जी। हूँ। हेलो। और अगर जिसमें चेक वाल नहीं लगाते उसमें दूसरा फुटबॉल लगाते हैं, उसमें तो पानी निकल जाता है, और चेक वाल लगाते हैं उसमें पानी निकलता नहीं है, मतलब नॉन रिटर्न वाल्व है, उसमें पानी गिरता नहीं है। पाइप में जितना पानी भरा रहता है ऊपर से आउटलेट से, तो वहां तक का पानी भरा रहता है, उसको कभी भी अपन चलाएंगे तो बिना पानी भरे चला सकते हैं। तो अपनी डेफिनेशन की बात करें तो एक का उसमें माहौल रहता है, एनआरबी की बात करें तो उसको अगर आपका उदाहरण अगर उससे मिलता जुलता है तो आप उसे समझ सकते हैं। ठीक है, जो बात आप बता हाँ रहे हैं हाँ ठीक है, वो जैसे आप अगर लगता है मान लो आपके उदाहरण जैसे बेटर समझ में आता है तो आप उससे समझ सकते हो। तो अभी शुरुआत करते हैं मंथली चेकअप की। मंथली चेकअप में हमारा क्या होता है, सेम लीकेज जो है वो मंथली में भी होगा और डेली चेक में भी होगा। तो हमें ओके डेली चेक सॉरी में विनोद जी। जी जी हेलो। सॉरी, बहुत बढ़िया लगा मीटिंग में मुझे ज्वाइन करके। अभी थोड़ा मेरा पर्सनल एक काम है, इसकी वजह से मैं अभी लीव कर रहा हूँ। ओके सर, तो अभी कैरी डिस्कस ऑन करो करेंगे बरोबर। सेम टॉपिक नेक्स्ट टाइम आप प्लीज। श्योर श्योर, कोई बात नहीं, मैं हम करेंगे, बात करके टॉपिक डिसाइड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर, थैंक यू, और गुड नाइट। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो लीकेज हम डेली में भी करेंगे और मंथली में भी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो होगा चेक द अलाइनमेंट और कपलिंग। उसके अलावा गैरिंग जो जो अपना बैरिंग वगैरह होता है उसमें ग्रीसिंग जो हम करते हैं वो मंथली में करते हैं। मंथली के बाद हम चेक करते हैं हमारा बैरिंग वगैरह, उसमें अगर ग्रीस वगैरह की दिक्कत है ना है तो भी हम उसमें ग्रीसिंग करते हैं। और ऑपरेशन है वो भी हम चेक करके देखते हैं ऑटो और मैनुअल मोड में कि हमारे पंप स्टार्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऑटोमेटिक में अगर ऑटो मोड की हम बात करें तो हमारा जितने पे हमने सेटअप बनाया हुआ है 4.5 या 4.4 या 5.5 जितना भी ऑटो में स्टार्ट होने का और क्लोज होने का, तो वो भी हम चेक करते हैं। मैन फायर पंप की बात करें, उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल जो होता है, अपन इलेक्ट्रिकल पैनल हमारा कमांड पैनल होता है, उसमें हम क्लीननेस तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि साफ सुथरा डस्टिंग वगैरह कुछ नहीं होता है, बिल्कुल उसको हम क्लीन रखते हैं। क्लीन के अलावा उसमें जो है टर्मिनेशन जो होता है हमारा टर्मिनेशन में किसी भी प्रकार का लूजनेस नहीं होना चाहिए, वो हम चेक करते हैं। ये हमारा मंथली शेड्यूल में आता है। और फायर जो इंजन होता है, फायर इंजन में 3 टाइप के हमारे चेकअप होते हैं, ए चेक बी चेक। दिल्ली में भी जो है नॉर्मली चेक करते हैं जैसे लीकेज वगैरह है सेम। और ए चेक और बी चेक सी चेक, उसके 3 टाइप के चेक होते हैं डीजल फायर इंजन के जो हम करते हैं। तो ए चेक में नॉर्मली हम कूलेंट वगैरह चेक करते हैं, डीजल चेक करते हैं, जो डीजल टैंक होता है फायर डीजल इंजन का वो चेक करते हैं, बैटरी कनेक्शन वगैरह चेक करते हैं, और बैटरी का वोल्टेज वगैरह भी चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज हमारा उसको जो है इमरजेंसी में स्टार्टअप के लिए उसका बैटरी जो बैकअप होता है 12 वोल्टेज का, उसका वोल्टेज कितना है एट प्रेजेंट टाइम, उसको भी चेक करते हैं। बी चेक में होता है हमारा फिल्टर जो है फिल्टर चेंज करते हैं बी चेक में। और एक हमारा जो सेकंड फिल्टर लगा होता है
उसको हम एयर ब्लोअर से चेक वगैरह, एयर ब्लोअर से हम साफ करते हैं। अगर ज्यादा खराब हो गया है किसी कारण से तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। और बैटरी का जो पानी है, बैटरी में पानी जो हमारा जलता है, बैटरी में पानी चेक करते हैं। टर्मिनल लूज अगर कोई भी बैटरी से लेके जो अपना डीजल फायर इंजन के जो पैनल है उस तक का कोई भी लूजनेस है वायर, या फिर कोई भी ब्रेक हो गया किसी भी तरीके से, उसको हम रिप्लेस करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। सी चेक में गैस किट, अलाइनमेंट और जो डीजल इंजन की सर्विस होती है वो हम चेक करते हैं, मतलब सर्विस होती है, चेक क्या करना उसकी सर्विस हमें करवाते हैं। और जैसे ए चेक हमारा मंथली में हमें करना ही है। हाफ ए चेक, सॉरी, एक चेक होता है आपका हाफ ईयरली में, जिसमें 300 हावर्स अगर घंटे के लगभग होता है, या 300 घंटे आपका अगर डीजल फायर इंजन चल गया है तो आपका ए चेक होना चाहिए। और नहीं भी चला है तो भी आपका हाफ ईयरली में ये करना चाहिए। बी चेक में क्या होता है, 1500 हावर्स के लगभग आपका टाइम होता है। बी चेक में 1500 हावर्स अगर आपका डीजल फायर इंजन चल गया या फिर नहीं चला तो ईयरली में हमें बी चेक करना ही करना है। डी चेक जो होता है हमारा वो होता है लगभग 6000 के समथिंग। 6000 अगर हमारा डीजल इंजन चल जाता है तो इतना, जो डीजल इंजन हमारा जो आप सबको भी पता है बहुत कम चलता है, तो उस जो इतना चलता नहीं है लेकिन फिर भी हमारा इसको हम फॉलो करना होता है। ये 6000 तो हमारा लगभग काफी टाइम बाद ही इतना होता है, होता भी नहीं है। तो जो डी चेक होता है वो 2 साल के समथिंग होता है। 2 साल में मान के चलिए आप 2 साल के आसपास करते हैं, बाकी कहीं पहले भी कर लेते हैं। और स्प्रिंकलर सिस्टम, जो फायर स्प्रिंकलर का जो सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं, लीकेज तो सभी में चेक करते हैं। लीकेज इसका मंथली चेक है, वो मंथली करना चाहिए। और डेली में भी होता है, मंथली में भी होता है फिजिकल। और प्रॉपर जो है फंक्शन जो होता है फायर पंप का, ऑटो और मैनुअल स्टार्टअप का, वो भी हम चेक करते हैं मंथली में। जितना भी हम ऑटो और मैनुअल में या स्टार्टअप और क्लोजिंग का जो सिस्टम रखते हैं वो भी चेक करते हैं। पंप का ग्रीसिंग हो गया बैरिंग वगैरह में, और अलाइनमेंट वगैरह भी चेक करते हैं। पंप की अलाइनमेंट वगैरह कई बार आउट वगैरह हो जाती है तो वो भी हमारा वो जो क्वार्टरली में आता है, ये जो है अलाइनमेंट वगैरह है वो क्वार्टरली में चेक करते हैं। और इनकी जो होज पाइप वगैरह होती है आउटर एरिया की, इसमें भी साथ रखते हैं, तो उसको भी हम क्वार्टरली चेक करते हैं। अब एम्पियर जो लोड होता है, लोड एक क्वेश्चन था सर, ऐसा कुछ आपका किनका सर? क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन था क्या, एम्पियर लोड वगैरह से रिलेटेड कुछ, हमारा जो सप्लाई होती है लोड जो फायर पंप चलते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ। विनोद जी। जी जी, मेरा एक क्वेश्चन था। एक सेकंड, एक बार पोलिंग कर लेते हैं। पोलिंग चालू करते ही आप क्वेश्चन, एक मिनट, मैं एक वो जो चेक वाल का जो क्वेश्चन है ना, मैं उसको क्लियर करने के लिए एक पिक्चर है जो मैं पहले शेयर करूंगा, बाद में फिर अपन करते हैं। जी, अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है सर? हेलो, यस, विजिबल है। विजिबल है। तो अभी देखिए, ये चेक वाल होता है, बाय नेचर वो तो एनआरवी होता ही है, लेकिन उसका फंक्शन क्या है कि
ये देखिए ये पूरा स्प्रिंकलर सिस्टम का सेटअप है। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या हो रहा है कि जहाँ मेरा कर्सर है ये फ्लैपर है और इसके ऊपर है जो प्रेशर है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, अगर कोई फायर हैजार्ड नहीं है, कोई प्रेशर रिलीज नहीं है। और हमको जब स्प्रिंकलर को चेक करना होता है कि बिना स्प्रिंकलर बल्ब को फोड़े हुए हमको ये चेक करना है कि ये फंक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मीन्स यहाँ तक जो वाटर का जो प्रेशर और ये सब कुछ है बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से ये चेक वाल्व ये लगा है और यहाँ से देखिए ये जैसे ही ये वाल्व को आप खोलेंगे ड्रेन वाल्व को तो यहाँ का पानी है जो ये ड्रेन में आना शुरू हो जाएगा। तो चेक वाल्व का काम ऐसा है कि अगर बेसिक फिलॉसफी के हिसाब से देखेंगे तो चेक वाल्व भी वन टाइप ऑफ एनआरवी है, लेकिन उसका जो जिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है वो चेक करने के लिए हो रहा है कि हमारा सिस्टम बराबर काम कर रहा है या नहीं, विदाउट एनी फर्दर वेस्ट। क्लियर है सर? अभी कुछ क्वेश्चन था गोल्डी, आपका क्वेश्चन था, आप बोलिए। एक जी बोलिए। या बोलिए। स्टैंडर्ड का हमें कैसे पता लगेगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ, क्योंकि 4 साल से मैं एक ही जिस साइड पे हूँ तो वहां पे कभी मैंने चेंज किया नहीं उसको, और मुझे लगा भी कुछ ऐसा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो, तो कैसे पता लगता है? एक मिनट, आपका क्वेश्चन मैंने जनरली हम एक आदमी एक बार बोलिए तो आपको बराबर सुनाई देगा। अगर हम पंप स्टार्ट कर रहे हैं, रिसर्कुलेशन में आप पंप स्टार्ट करके देखिए, अगर उसमें आपका पंप आपको लग रहा है कि वैल्यू जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हैवी कर रहा है। इनका क्या क्वेश्चन था विनोद जी, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। उनका क्वेश्चन था कि जो हमारा स्टेनर है वो हमें क्या पता चलेगा कि कुछ दिक्कत आ गई या कुछ हो गया, जैसे कंटिन्यू हमने नहीं चेक किया है, नहीं मतलब प्रॉपरली हम अगर उसका मंथली या हाफ ईयरली उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 4 साल हमने उसको नहीं छेड़ा है, तो हम कैसे चेक करेंगे, कैसे पता चलेगा कि उसमें कुछ है? तो वो है अगर आप पंप को जो है लाइन क्लोज किए और उसको जो है ऑन करिए, लाइन को चलाइए, तो उस टाइम आपका जो पंप है बिल्कुल फ्री ऑफ लोड घूमना चाहिए, क्योंकि पानी जो है टैंक टू पंप टू टैंक जो है सर रिसर्कुलेशन कर रहा है, तो पंप कोई लोड नहीं पड़ रहा। उस टाइम अगर पंप आपका ज्यादा हैवी आपको लग रहा है, महसूस हो जाएगा कर रहा है, लोड ले रहा है, तो इसका मतलब आपका स्टेनर है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, आप चेक करोगे उसको। सिंपल सा इसका है कि अगर आप पंप का फ्लो टेस्ट भी करेंगे उसमें भी आपको मालूम हो जाएगा कि अगर जो मेरा जिस कैपेसिटी के लिए रेटेड मेरा पंप है उसका कैपेसिटी नहीं मिल रहा है, मीन्स समथिंग रॉन्ग इन द सक्शन लाइन। क्लियर है? क्लियर गोल्डी? नहीं, उनका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर, नेटवर्क में नहीं। चैट में डाल दीजिए, चैट में आप या तो क्वेश्चन चैट में डाल दीजिए, रीड कर लेंगे। नेट चल रहा है शायद आपका। एक क्वेश्चन है किनका, मुकेश यादव का, कि सर डीजी पंप में इंजन ऑयल लेवल हाई होना चाहिए या मीडियम लेवल होना चाहिए? ना तो हाई होना चाहिए ना मीडियम होना चाहिए, उसका मार्किंग है, हर पंप का एक मार्किंग किया रहता है कि दिस इज द मिनिमम। देखिए इंजन ऑयल का एक्चुअली काम क्या है, अगर वो समझ जाएंगे तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इंजन ऑयल है जो इंजन है उसको स्मूथली जो उसमें जो फ्रिक्शन है उसको कम करने के लिए होता है। अगर इंजन ऑयल का जो क्वांटिटी अगर कम है और कंटिन्यूसली पंप रन हो रहा है तो इंजन ऑयल वहां पे गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद उसका जो हीट है जो उसका इफेक्ट इंजन पे आना शुरू हो जाएगा। तो आप देखेंगे इंजन ऑयल में उसमें मार्किंग रहता है 1 2 3,
वो 3 मार्किंग जो है वो सबसे हाईएस्ट, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, ओवरफ्लो होके वो जो चैम्बर है, चैम्बर में जाके उसका मीन्स वो जल जाएगा बेसिकली। ये जो पूरा क्वेश्चन है बेसिकली ऑटोमोबाइल का है। पीवीआरवी के बारे में पूछ रहे हैं। कोई भी जो फायर सिस्टम है उसका एक डिजाइन प्रेशर होता है कि ये 10 बार में ये रिंग पूरा सिस्टम काम करना चाहिए। लेकिन कभी कभी जैसे अभी जो हमारे सीनियर थे नलिन सर, वो बता रहे थे पीवीआर का फुल फॉर्म होता है प्रेशर रिलीज वाल्व। प्रेशर रिलीज वाल्व भी इसमें आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि जब आपका डिजाइन सिस्टम में जो डिजाइन प्रेशर है उससे अगर ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो आप एक एग्जांपल के लिए सोचिए कि आपने एक गाड़ी का ट्यूब है, आप उसमें आप एयर भरते जा रहे हैं, एक लेवल के बाद क्या होता है, ट्यूब फूट जाता है। क्यों फूट जाता है? उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, ये एयर का क्वांटिटी ज्यादा होगी, इसलिए वो फूट जाता है। दूसरा सिंपल एग्जांपल है, आप घर में प्रेशर कुकर यूज करते हैं। प्रेशर कुकर में एक वाल्व होता है, सेफ्टी वाल्व होता है। उसका रीजन क्या होता है कि जिस डिजाइन पे प्रेशर कुकर का डिजाइन किया हुआ है, अगर उससे ज्यादा प्रेशर होगा तो कुकर डैमेज ना हो, उससे बचने के लिए उसमें सेफ्टी वाल्व दिया जाता है कि उस पार्टिकुलर प्रेशर पे वो सेफ्टी वाल्व ओपन हो जाएगा और जो प्रेशर कुकर वो डैमेज होने से बच जाएगा। सिमिलर वे में सिस्टम में जो डिजाइन प्रेशर से अगर ज्यादा प्रेशर हो गया, उसको रिलीज करने के लिए एक वाल्व दिया जाता है जो स्प्रिंग लोडेड होता है। मोस्टली स्प्रिंग लोडेड है, जैसे ही वो प्रेशर उसको मिलेगा, वो स्प्रिंग है जो कंप्रेस होके प्रेशर निकल जाएगा। ये डिस्चार्ज हेडर में इसको यूज करते हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे सर इसको सक्शन हेडर में क्यों नहीं यूज कर सकते? सक्शन हेडर में वैक्यूम से बचने के लिए सेफ्टी वाल्व भी लगाते हैं। कभी कभी क्या हो गया कि आपका, जैसे अभी क्वेश्चन जो कर रहे थे कि आपका फिल्टर चौक हो गया या फिर सक्शन किसी वजह से चौक हो गया, तो पंप का काम क्या है, वो सक कर रहा है। एक सर्टन प्रेशर के बाद अगर ज्यादा होगा तो पंप जो लाइन है वो वैक्यूम से डैमेज हो सकता है। उससे बचने के लिए भी वहां पे वैक्यूम रिलीज वाल्व यूज कर सकते हैं। कुशवाहा जी का क्वेश्चन है, 5 दिन ही लगाया है, 5 दिन पहले ही लगाया हूँ कंपनी में बेसमेंट स्प्रिंकलर सिस्टम। सर पंप वाइब्रेशन के लिए क्या करें? एक चीज मुझे, एक थोड़ा सा और चीज क्लियर करता हूँ। ये जो फायर फाइटिंग का मेंटेनेंस आप लोग करते हैं क्या? मुकेश जी? यस सर। आप लोग करते हैं तो आपको पंप अगर पता नहीं इंडिया में कैसा काम होता है या नहीं। मोस्टली ये सब जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वगैरह का काम होता है, वहाँ पे जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ तो बहुत ही स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत अच्छे से काम करती है। वहाँ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, इस तरह का कंसेप्ट है और उसमें ये सारा कुछ चेकअप करने का चीज है। अगर आपका पंप में वाइब्रेशन है, पंप में वाइब्रेशन क्यों है? कोई भी चीज वाइब्रेट कब करेगा? जब उसका सबसे बेसिक काम है कि उसमें उसका फाउंडेशन लेवल में नहीं है, उसमें जो कपलिंग है बिटवीन इंजन जो ड्राइव है उसमें और पंप के बीच में वो कपलिंग का अलाइनमेंट बराबर नहीं है, तब हो सकता है। अगर कुछ हैमरिंग हो रहा है तब भी वाइब्रेशन हो सकता है। तो ये सब छोटे छोटे कारण है, उससे आप उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। मेरा विनोद सर जैसे एक बोलिए सर, जो आप इन्होंने बताया बिल्डिंग के जो फायर वाटर पंप के बारे में बताया, लेकिन इंडस्ट्री एरिया में तो सर ऐसा इंस्टॉलेशन होता नहीं है। सिर्फ जॉकी पंप है और फायर वाटर पंप होता है, डीजल पंप होता है, बस डीजल पंप ही होता है और इलेक्ट्रिकल वाला। लेकिन जो इन्होंने स्प्रिंकलर वाले में बताया सर, वो तो स्प्रिंकलर हजार्ड से एरिया होता है वही इंस्टॉल होता है ना सर? नहीं, आपका क्वेश्चन पूरा पहले क्वेश्चन क्लियर कीजिए तो फिर मैं आंसर दूंगा। सर मेरा कहने का मतलब ये था सर कि विनोद सर जी ने बताया बिल्डिंग का फायर वाटर पंप के बारे में बताया, लेकिन अपने ग्रुप में ज्यादातर 70% लोग इंडस्ट्रियल में काम करते हैं।
इंडस्ट्री एरिया में काम करते हैं सर। तो इंडस्ट्री एरिया में और उसमें बिल्डिंग का जो फायर वाटर पंप है उनमें काफी डिफरेंट है सर। ओके, हो सकता है जैसे आपको डिफरेंस देखिए, जो फिलॉसफी वाइज है, फिलॉसफी अलग है, फंक्शनलिटी अलग है। फिलॉसफी वाइज मुझे नहीं लगता है कि कोई डिफरेंस है। दूसरा सर मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि स्प्रिंकलर हम लोग यूज करते हैं तो बेसिकली मैंने देखा है मोस्टली कि उसके लिए डिल्यूज वाल यूज करते हैं। तो उन्होंने डिल्यूज वाल के बारे में कुछ बताया नहीं, डायरेक्टली स्प्रिंकलर के बारे में बता दिया। और दूसरा कि हम लोग नहीं, एक मिनट मैं पहले आपको डिल्यूज वाल के बारे में बताता हूँ। डिल्यूज वाल क्यों यूज करते हैं? डिल्यूज का मतलब है कि जैसे ही आपको जरूरत हो फुल फ्लेज में वाटर मिलना चाहिए। बिल्कुल सर। डिल्यूज वाल में अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स है। कुछ जगहों पे डिल्यूज है जो वाटर बेस्ड डिल्यूज रहता है, कुछ जगह पे जो वेट स्प्रिंकलर बोल सकते हैं, कुछ जगहों पे ड्राई स्प्रिंकलर रहता है। फिर उसके हिसाब से डिल्यूज में जो उसका डायफ्राम है उसको इक्विलिब्रियम इक्वल प्रेशर में करने के लिए, अगर ड्राई है तो उसके ऊपर एयर का प्रेशर रहेगा, अगर वो वेट है तो उसके ऊपर वाटर का प्रेशर रहेगा। राइट सर। और उसमें अलग अलग कुछ लोग सोलेनॉइड वाल लगा के रखते हैं। जैसे ही वो प्रेशर कम होगा, सोलेनॉइड वाल है जो उसको ओपन कमांड देगा, और वो सोलेनॉइड वाल का जो कमांड है वो सीधा पंप रूम में आता है, पंप के कंट्रोल पैनल से कनेक्टेड रहता है, और वहां से फिर पंप भी स्टार्ट हो जाता है। उसको उसमें अगर एकदम डिटेल में अगर जाएंगे तो सोलेनॉइड वाल का काम करने का अलग अलग फंक्शन है। वो पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें जो गेट यूज होता है कि पावर अगर कट होगा तो वो क्या फंक्शन करेगा, पावर है तो वो क्या फंक्शन करेगा। हाँ सर, बिल्कुल सर, वही है सर मेरा स्प्रिंकलर वाला था। डिलीज वाल जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए नहीं है, एमवीडब्ल्यूएफ या कोई ऐसे के लिए जिसके ओपन पोर्ट है। तुम्हारे यहाँ स्प्रिंकलर लाइन के अंदर स्प्रिंकलर जो है तुम्हारे फिक्स है, उनके ऊपर पहले से क्लोज पॉइंट है। वो यहाँ ओपन पॉइंट होते हैं, वहाँ डीवी यूज किया जाता है पूरे एरिया को फ्लडिंग करने के लिए। चाहे एमवीडब्ल्यूएफ मान लो, एचवीडब्ल्यूएफ मान लो, एलवीडब्ल्यूएफ मान लो, फॉर्म फ्लडिंग सिस्टम मान लो, ऐसी जगह जहाँ दिया जाता है। आगे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओपन है, वहां पे डीवी यूज होता है। क्यों वीरेंद्र जी? जी सर, बिल्कुल एकदम आप सही कह रहे हैं सर। एक्चुअली देखिए, हम लोग, आप जो बोल रहे हैं कि 70% लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम लोग जो यहाँ क्या कोर्सेज कर रहे हैं वो कोर्सेज के बारे में बताता हूँ। हम लोग कोर्सेज कर रहे हैं कि आप अगर ग्रुप में क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो बहुत बार मुझे लगता है कि रियली वी आर अ फायर फाइटर और फायर फील्ड प्रोफेशनल और नॉट। तो उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं किसी का ये नहीं बोलने जा रहा हूँ कि कौन क्या करके आया है, लेकिन अभी भी अवेयरनेस का बहुत जरूरत है। और हम लोग का ये नॉन प्रॉफिट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, नॉन प्रॉफिट ये मिशन है। इसमें हम लोग को किसी से एक पैसे का भी किसी का कुछ नहीं चाहिए। जो लोग यहाँ पे अभी आपको प्रेजेंटेशन में दिख रहे हैं, अभी नरेंद्र सर से, उनके पास कुछ 15 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। अभी वो डिजाइनर है, मैं हूँ तो मैं भी अपने लाइफ में मस्त हूँ। ये जो टाइम होता है 8 से 10 का, इसको बोलते हैं लाइफ का प्राइम टाइम। आप किसी भी टीवी चैनल को खोल के देखिए, प्राइम टाइम सबसे कॉस्टली टाइम होता है, और वो कॉस्टली टाइम हम आप लोग को दे रहे हैं नॉलेज शेयरिंग के लिए, और कुछ नहीं है। और ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगा। ऐसा नहीं है कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के हजार्ड के हिसाब से वहाँ का सिस्टम डिजाइन है। जो लोग कुछ और जगहों पे काम कर रहे हैं उनके यहाँ हजार्ड कुछ और है। अभी मैं घर पे आया हुआ था, आपको मैंने बताया था अक्सर मैं घर पे जा रहा हूँ, शादी है। अभी घर से कम 17 कॉल आ गई है बीच से, और मैं बाहर आउटर एरिया में काफी दूर आके, क्योंकि घर पे अगर बात करेंगे तो कोई पागल कहेगा या फिर डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि वो चीज समझते नहीं है। तो ये जो एक जो लीडरशिप होती है, या जिसको हमने जो है प्रोग्राम है वो करना है तो करना ही है, उसका मतलब जो है शेड्यूल चेंज नहीं है। संडे को रखा, संडे को आज हमें कर लेना ही था ये प्रोग्राम पूरी टीम के साथ, तो हमने ये डिसाइड करके टाइम निकाला। बाहर आया हूँ, अभी भी 17-18 मिनट को लागी है, और घर पे जाके 2 गाली भी सुननी है, ठीक है। लेकिन आपके लिए फिर भी आज और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं जल्दी। बाकी आज 2 आवर्स का हो गया हमारा। कुछ क्वेश्चन है आपके तो है सर? बिल्कुल जल्दी कीजिए जो भी है। कुछ क्वेश्चन है किसी का भी XYZ तो आप एक बार रिपीट कर सकते हैं।
कुशवाहा जी, डीबी वाल के बारे में, डीबी वाल मीन्स डिल्यूज वाल, डिल्यूज वाल के बारे में हम लोगों ने आई थिंक 10 मिनट से ज्यादा हम लोगों ने बात किया उस पर। एक बार चैट पढ़ाइए सर, कोई किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो। मैं नेट भी आज पूरा चला गया। मैं देख रहा हूँ कि किसी का कुछ क्वेश्चन है जी का था। बोलिए बोलिए सर। ये पता नहीं क्या हाँ अच्छा ठीक है, ओके ओके, इनका क्वेश्चन है, ठीक है ना, ओके सर, क्लियर है ये तो, मतलब वो बताया, थैंकफुल। ओके, और किन्हीं को कुछ क्वेश्चन है तो अभी आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। अरुण सर? नहीं क्लियर है। कुछ एक्स्ट्रा अगर रह गया हो तो सर आप बताना चाहो तो 2 मिनट। बस यही है, 3-4 चीजें हैं इसमें जो आपने अच्छे से बताया है, नलिन सर ने और भी अच्छे से बताया है, मेरी इतनी जरूरत नहीं है। और मैं ये बोलना चाहूंगा भाई, जितने भी नीचे का अंडरग्राउंड वाटर टैंक रहता है 2 पार्टों में रखते हैं, 1 पार्ट ए पार्ट या बी पार्ट जो भी मानना हो। एक को क्लीनिंग करना है तो दूसरे को तुम्हारा स्टैंड वाइज रहना चाहिए, उस टाइप से ही सक्शन हेडर दिया जाता है। एनबीसी की रिक्वायरमेंट है कि आपका जो है नेगेटिव सक्शन नहीं होना चाहिए पंप का, यानी कि पंप के जो सक्शन है उससे ऊपर तुम्हारा पानी हमेशा चाहिए। हाँ बिल्कुल उसी को देखते हुए बनाया गया है। पंप कैपेसिटी का 1-2 बार क्वेश्चन बीच में भी आया। पंप कैपेसिटी एनबीसी ने दी हुई है, डिफाइन की हुई है, किस बिल्डिंग में किस हाइट पे कितने पे क्या क्या लेना है, वो टेबल नंबर 7 एनबीसी में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग होती है, उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। वो तो हम नॉर्मल ये है, वो तो कोई ऐसा कुछ है नहीं खास। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन का जो अभी जो पोर्शन जो दिख रहा है, ये बहुत बार हम लोग ग्रुप में देखते हैं कि सर डिस्चार्ज हेड, सक्शन हेड, स्टैटिक हेड, वो क्वेश्चन का आंसर ये पिक्चर में, जिनको ये स्क्रीनशॉट लेना है लेके रखिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सक्शन जो पंप का थोड़ा सा टाइम दीजिए। जी एक जो आपका फायर वाटर जो टैंक होता है, आपको मैं बता देता हूँ, फायर वाटर टैंक क्या होता है। जब भी हमारा म्युनिसिपल से लाइन सप्लाई आती है तो वो सबसे पहले हमारी जो है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारी जो फायर वाटर टैंक में आती है, और वहां से हमारा जो ओवरफ्लो होके ही फिर अपना जो भी डोमेस्टिक यूज होता है, बिल्डिंग हो कहीं भी किसी भी टाइप का, तो उसके लिए जाता है। तो यानी हमारा फायर वाटर टैंक है वो किसी भी अन्य तरीकों में यूज ना हो, वो एनी टाइम पूरा फिलअप रहे, उसके लिए ये स्टैंडर्ड है। उसका ऊपर से जो है ओवरफ्लो होता है, नीचे से कनेक्शन या फिर पंपों का जो है नीचे से एक नहीं होना चाहिए, ओवरफ्लो होके ही वो दूसरे टैंक में। इसके लिए और मैं ऐड कर रहा हूँ, कभी कभी किसी जगह पे या बिल्डिंग में या इंडस्ट्री में अगर वाटर सोर्स एक ही है तो उसमें क्या करते हैं कि जो आपका यूटिलिटी वाटर का जो सक्शन है, आपका जो वर्स्ट केस सिनारियो है, उसका 2 घंटे तक चलने के बाद का जो वाटर लेवल है उसके ऊपर होना चाहिए, उससे नीचे नहीं। फॉर एग्जांपल के लिए आप अगर यहाँ पे देखेंगे, एक ब्लैक कलर का जो लेवल है, आपका जो इंडस्ट्री है या बिल्डिंग है या जहाँ कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ का वाटर डिमांड इस लेवल तक है, तो यूटिलिटी वाटर का जो सक्शन है इस लेवल से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं। अभी जो हेड के बारे में बहुत बार क्वेश्चन रहता है, तो जो पंप का इम्पेलर है वहां से वाटर का जो हाइट है उसको सक्शन हेड बोलते हैं। फिर जो डिस्चार्ज का जो फ्लांज है वहां से लेके जो मैक्सिमम डिस्चार्ज जो पंप का होता है उस हेड को डिस्चार्ज हेड बोलते हैं। सक्शन हेड प्लस डिस्चार्ज हेड दोनों को जब मिलाते हैं तो उसमें देखिए वाटर का भी हेड ऐड है और डिस्चार्ज का भी हेड, डिस्चार्ज का भी पोर्शन ऐड है। तो ये दोनों का जो डिस्चार्ज हेड में से अगर सक्शन हेड हटा देंगे तो उस जो पोर्शन जो बचता है उसको स्टैटिक हेड बोलते हैं। हेड मतलब प्रेशर है। क्लियर है सर? अभी क्लोज करें यहाँ पे। जी सर, हाँ एनी क्वेश्चन है तो क्लियर करवा दीजिए सर, फिर क्या कॉल बता रहे हैं आज जी आप निकलिए विनोद जी, हम लोग क्लोज कर लेंगे, आप निकलिए। थैंक यू सो मच विनोद जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट।
किन्हीं किन्हीं को कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर नहीं तो 5 मिनट में हम लोग क्लोज करेंगे। भावेश जी, हेलो। मेरी तरफ से तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो फिर हम लोग क्लोज करते हैं आज के दिन के लिए। थैंक यू सो मच। सेशन रहा आज का। बढ़िया था आज जी। का सेशन। मैंने काफी एक्सपेक्ट किया एक्सपीरियंस था, बंदे हैं। लेकिन उस हिसाब से लोग नहीं आए। नहीं, देखिए मैं सिंपल बोलता हूँ, जिनको जरूरत है, प्यासा आदमी कुएं के हाँ पास आएगा, कुआं कभी चल के प्यासे के पास नहीं जाएगा। जिनको प्यास है, कम बी थर्स्ट, इफ यू डोंट हैव थर्स्ट यू कांट डू एनीथिंग, सिंपल। चलिए, थैंक यू सो मच। सब लोगों का कुछ अभी भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लोज करेंगे। ठीक है।